आना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कैसे किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, लाइफ स्टाइल इसमें क्या है, कैसे इसका पूरा प्रक्रम चलता है ना। तो आज हम लोग पैनक्रियाज के विषय में पढ़ेंगे। पैनक्रियाज के विषय में बहुत एक बेसिक प्रश्न ये पूछा जाता है सबसे पहला, जो ये बता देता है कि आप कितने एलिजिबल हैं एनाटॉमी के लिए, वो ये कि पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में होता है या राइट साइड में। कौन बताएगा? पैनक्रियाज लेफ्ट साइड में होता है पेट में या राइट साइड में? है ना। बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये बताता है कि आप कितने कैटेगराइज्ड हैं अपने अपने ज्ञान को लेके, अपनी विधा को लेके। किधर होता है, कौन बताएगा? अरे बोलो भाई। माधुरी जी ने कहा लेफ्ट साइड में होता है, बाकी लोग भी एग्री करते हैं। लेफ्ट साइड में ही होता है, राइट साइड में लिवर होता है। ठीक है। पैनक्रियाज में पहले आप लोग को दिखा दूं कहाँ होता है, नहीं तो ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या क्या कर रहे हो आप। YouTube। एक सेकंड रुकिए, मैं पहले आप लोग को दिखाता हूँ पैनक्रियाज, है ना, होता कैसा है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक फिर आपकी शिक्षा बेकार है ना। दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम्म ये है पैनक्रियाज। ठीक है। ये मनुष्य के शरीर है। ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये आपका लिवर है। ठीक है। लिवर थोड़ा सा आकार में आपको जनरली बड़ा दिखेगा, और फ्रंट से जब आप देखते हैं तो आपको फ्रंट से ही दिखेगा। ये इधर आपको दिख रहा है, ये आपका पेट का हिस्सा होगा। ठीक है। और इसके पीछे हल्का सा जो ये एरिया दिख रहा है, ये पैनक्रियास का एरिया है पूरा, जो इसके पेट के पीछे उपस्थित होता है। ठीक है। अब इसमें कुछ डक्ट्स होती हैं, कॉमन डक्ट्स हैं, बाइल डक्ट है। ये आपका गॉल ब्लैडर है। ये गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से लिवर से जो भी आता है, जो भी बाइल्स वगैरह आती है वो, और इधर पैनक्रियास से निकलने वाला जूस, ये दोनों आके ड्यूडेनम में मिलते हैं, तो ही आगे का पाचन शुरू हो पाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको पचाने के लिए पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक जूस, और जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, उनका मिलना बहुत जरूरी है आपके पेट के लिए। अगर वो पेट में नहीं मिलेगा तो आप पाचन नाम की चीज भूल जाइए, अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। पैनक्रियाज वैसे इन जनरल तीन हिस्सों में बटा हुआ होता है। पहला जो फ्रंट हिस्सा होता है, फिर मध्य का हिस्सा, और पश्चिम जो दक्षिणी हिस्सा होता है। तो जो बड़ा हिस्सा है उसे हेड बोलते हैं, और छोटे वाले हिस्से को, पूंछ वाले हिस्से को टेल नाम से हम लोग जानते हैं, टेल के तौर पे। ठीक है। अब आगे फंक्शंस वगैरह तो मैं आपको भी लिखवाऊंगा ही कि क्या इसका फंक्शन होता है, कैसे ये कार्य करता है, और क्या क्या चीजें इसमें जरूरी हैं। पैनक्रियाज के विषय में कुछ बातें हमें हमेशा अपने दिमाग में बना के रखनी है। पहली चीज ये कि ये योग से सर्वाधिक तेजी से प्रभावित होने वाला अंग है। योग का प्रभाव पैनक्रियाज के ऊपर सीधे तौर पे पड़ता है, सीधे डायरेक्ट। ठीक है। तो यदि आप किसी भी माध्यम से, ऐसा हो कि अगर आपने कोशिश की कि चलो पैनक्रियास को हमें कार्य करना है, पैनक्रियास से संबंधित कोई डिजीज है, कोई डिसऑर्डर है, कोई रोग है, तो योग का असर इस पर बहुत तेज पड़ता है। करना क्या है आपको, योग में तीन तरीके की आवश्यकता है। पहला ये है कि आंतरिक रूप से आप इसके ऊपर प्रभाव डालिए, इंटरनल प्रेशर, है ना। आंतरिक प्रभाव कैसे डाला जाता है इन चीजों पे? आंतरिक प्रभाव डालने का सबसे सुंदर तरीका ये है कि आप श्वास लीजिए और बंद लगाइए। जब आप बंद लगाते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ती है। और आपने यदि एक्सेल करके, जैसे अंतः वाला बंद लगाया आपने, आपने एक्सेल करके बंद लगाया, आपने मध्यम श्वास में कहीं भी बंद लगा लिया, इन तीनों प्रकार के बंधों का बड़ा उपयोग माना जाता है। बंद क्या करता है, आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में सहायता करता है। एक बात ये हो गया आंतरिक व्यवस्था से। दूसरा हो गया, आप स्ट्रेचिंग से प्रभाव डालें। स्ट्रेचिंग से प्रभाव कैसे डालते हैं? कोई भी आसन जब आप करते हैं, सपोज कीजिए आपने तीर्यक ताड़ासन किया, आपने मत्स्येंद्र आसन किया, आपने मंडूक आसन किया, तो इनसे आप बाहरी प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं।
बाह्य प्रभाव इसको बोला जाता है। बाह्य प्रभाव जब आप क्रिएट करते हैं तो भी आपके शरीर के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमेशा सकारात्मक प्रभाव सिर्फ बाह्य से पड़े ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है कि बाह्य प्रभाव के साथ साथ आपको आंतरिक प्रभाव देने की भी आवश्यकता पड़े। आंतरिक प्रभाव देने के लिए आपको मैंने बताया, इसमें श्वास को होल्ड करना, एक्सेल आउट करना, एक्सेल होल्ड करना, बंदों का उपयोग करना, ये आंतरिक प्रभाव क्रिएट कराता है। और फिर बात आती है स्ट्रेचिंग्स की। जब आप स्ट्रेच करते हैं तो भी अंग को आपने छोटा करने का कोशिश करा, बड़ा करने का, मतलब आपने एक्सटेंड किया, आपने उसको उसको कंप्रेस करने की कोशिश की, इसमें भी प्रभाव पड़ता है। अब कैसे स्ट्रेच करते हैं? स्ट्रेचिंग का सबसे बेहतर तरीका है भुजंगासन। जब आप भुजंगासन लगाते हैं तो एरिया आपका जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड आउट करता है। वहीं आप जब जैसे ही आगे की तरफ झुकते हैं, जब आप फॉर एग्जांपल पश्चिमोत्तान लगाते हैं, या चलिए पश्चिमोत्तान में नहीं, आप जनरल शशकासन में जाते हैं, उस अवस्था में भी आप एक हल्की स्ट्रेचिंग दे रहे हैं। तो एक्सटेंशन और क्या कहते हैं, कंप्रेशन, ये दोनों आपके पैनक्रियाज के लिए बहुत आवश्यक गुणधर्म निभाता है। ठीक है, तो ये पैनक्रियाज पे योग का प्रभाव है। अब बात आती है कि क्या हम खान पीन से भी इसका ध्यान रख सकते हैं? बिल्कुल, खान पीन से भी हम इसका ध्यान रख सकते हैं। खाने पीने की चीजों पे पैनक्रियाज वगैरह का प्रभाव बहुत तेज पड़ता है। क्या चीज है इसका पैनक्रियाज का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इंसुलिन माना जाता है। अभी हम लोग उसको भी लिखेंगे, जानेंगे इंसुलिन कैसे कार्य करता है, क्या चीज होती है। लेकिन इसके इतर और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, नेचुरल चीनी मान लीजिए, प्राकृतिक चीनी। अब जिसे जो चीनी होती है सफेद वाली, उससे परेशानी हो रही हो, यदि वही व्यक्ति खांड खांड समझते हैं, गुड़ की फैमिली का एक 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 मेंबर होता है, गुड़ खाते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी है। वहीं आप शुगर केन यूज करते हैं या प्राकृतिक मिठास यूज करते हैं तो वो आपके लिए लाभकारी है। अगर आपकी बॉडी पूरे दिन में मेटाबॉलिज्म हाई रखती है, यानी आप काम करते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं, आप स्वेट करते हैं, पसीना निकलता है आपके शरीर से, वो भी आपके पैनक्रियाज के लिए पॉजिटिव माना जाता है, अच्छा माना जाता है। यदि आप खाए और खा के लेट गए, ठीक है, खाए खा के बैठ गए, आप शतम गच्छामी वाला सिद्धांत याद रखिए। शतम गच्छामी क्या है? भोजन करने के पहले और भोजन करने के बाद अपने उसमें दिनचर्या में बना लीजिए कि आपको 100 कदम चलना होगा। यदि आप 100 कदम चलते हैं, 100 से ज्यादा भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100 तो मिनिमम, बेयर मिनिमम रखिए। 100 जाना 100 आना, शतम गच्छामी, है ना। आगत नहीं कहा मैंने, सतम आगतामी नहीं कहा मैंने, शतम गच्छामी। 100 जाएंगे तो 100 आएंगे भी। तो 100 जाइए, ये नहीं कि 50 चले गए 50 चले आए। ठीक है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, 100 कदम पूरा पूरा जाइए और वहां से 100 कदम आइए। इससे क्या होगा? मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे बढ़ता चलता चला जाएगा। आप प्रतिदिन यदि सूर्य नमस्कार करते हैं, यदि आप सीढ़ियां चढ़ते हैं 3-4 मंजिल, आप घर में जैसे घर के छोटे मोटे कार्य वो भी करते हैं, इनसे भी मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। कोशिश करना चाहिए कि मिनिमम आपको मिठाई खाना है, जितना हो सके मीठा पदार्थ, ज्यादा नहीं। क्योंकि चीनी जो आजकल जो सीड़े वाली जो चीनी आती है, सीरा समझते हैं ना, जैसे जलेबी जिसमें डुबोई जाती है, उसमें क्या है, पानी होता है और पानी में चीनी को डालते जाते, यानी उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, हाई कंसंट्रेटेड है, उसमें का घनत्व तो बहुत ज्यादा है। ऐसे में थोड़ा भी, 1 चम्मच भी अगर आप सिरा लेते हैं तो कई चम्मच चीनी के बराबर आपको परेशान कर सकता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि बाहर की मिठाइयाँ, बाहर की चीजें कम से कम खाएं। यदि आप इन चीजों पे इनका ध्यान रखते हैं, सिर्फ मीठे को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो पैनक्रियाज आपके लिए बहुत लाभकारी है। और कोई बात नहीं अर्चना जी, तो पैनक्रियाज आपके लिए बहुत लाभकारी होगा अनटिल अगर आप बाहर की चीजें मीठा, खास करके तीता तो नहीं, बाहर की मिठाई जो है वो आपके लिए बहुत। अच्छा, एक बात और, कई बार ऐसा होता है कि हम गंदा तेल खा लेते हैं, यानी हमें पता नहीं किस समय का तेल था और उसकी उसकी पूड़ी खा ली हमने, या भंडारे में खा रहे हैं। चलिए भंडारे में तो थोड़ा बहुत काम चल भी जाएगा। अगर आप गोलगप्पे वगैरह खा ले रहे हैं, गंदा पानी खा ले रहे हैं, ऐसा पानी जो आपको सूट नहीं करता हो वो खा लेते हैं, पी लेते हैं, या किसी अन्य ऐसे प्रदेश में चले जाते हैं जहाँ पानी आपको सूट नहीं करता। जैसे दुबई में जब मैं था तो दुबई में जो पानी आता था वो समुद्र के पानी को साफ करके वो भेजते थे।
तो आप उसको उसको जो जिस पानी से किचन में जो पानी आ रहा होता है उससे एटलीस्ट उसको आप नहीं पी सकते। उसके लिए आपको एक बार फिर उसको फिल्टर करने के लिए भेजना होता था, तभी आप वो पी सकते हैं। वियतनाम में ऐसा नहीं है। वियतनाम में क्या है, वियतनाम में जो पानी आता है किचन में वही पानी पूरी दुनिया पीती है, पूरी पूरे वियतनामी लोग पीते हैं। यानी उनका पानी जरूरत से ज्यादा वो शुद्ध करके ही भेजते हैं। किचन में भी उनका मानना है कि हमारे बर्तन भी ठीक रहे, तो वो इस हिसाब से भेजते हैं। इंडिया में इस समय क्या है, इंडिया में जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे लोग जमीन से नल से पानी निकाल के पी लेते हैं, उनकी आदत हो गई। लेकिन हो सकता है आप शहरों से जाएं और उस पानी को पिए तो आपका पेट खराब हो जाएगा। कई बार जैसे मेरे होम टाउन में, मेरी बनारस में, हमारे यहाँ हमारे पानी में आयरन बहुत ज्यादा मिलता है। तो हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो, आप देखिए, बहुत यदा कदाई होगा कि बाल टूट रहा। बनारस के क्षेत्र में आप जाइए और थोड़ा सा पूर्वी बनारस या गोरखपुर और बनारस के बीच के क्षेत्र में, तो वहाँ आयरन मिलता है पानी में। तो वहाँ आयरन की डिफिशियंसी यदा कदा ही देखी जाती है। लेकिन वहीं आप चले जाइए उत्तरी बिहार में चले जाइए, वहाँ लेड ऑक्साइड वगैरह, मतलब पानी लाल हो जाता है, पोटेशियम वगैरह बहुत मिलता है। इतना अगर वो पानी टाइल्स पे गिरता है तो कुछ दिनों बाद टाइल्स, सफेद टाइल्स लाल हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि पानी का बहुत बड़ा प्रभाव है आपके पैनक्रियास के ऊपर भी। इनडायरेक्ट प्रभाव है, डायरेक्ट प्रभाव तो इंसुलिन और मीठे से संबंधित चीजों का है। इसी से संबंधित एक रोग होता है डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2, माने एक बच्चों को होता है, एक बड़ों को होता है। तो उसके विषय में भी हम लोग जानेंगे। छोटी सी हेडिंग डालिए, पैनक्रियास, उसके अंगों को लिखते हैं थोड़ा। देखिए, पैनक्रियास मुख्यतः 4 हिस्सों में, अध्ययन की दृष्टि से 4 हिस्सों में बांट के पढ़ा जाता है। पैनक्रियास अध्ययन की दृष्टि से 4 हिस्सों में बांट के पढ़ा जाता है। बहुत आसान है। गर्दन, हेड, माने सिरा, नेक, बॉडी और टेल। हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, 4 हिस्सों में बांट के पढ़ा जाता है। अब इसके विषय में तो आपको बहुत जानने की जरूरत है नहीं। प्रथम हिस्सा जो ऊपरी हिस्सा है वो हेड है, उसके बाद नेक है, उसके बाद बॉडी है, उसके बाद टेल। ठीक है। इससे दो, पहले के पैनक्रियास से 2 प्रकार की डक्ट निकलती हैं, 2 महत्वपूर्ण डक्ट्स निकलती हैं। इनको मेन पैनक्रियाटिक डक्ट एवं एसोसरी पैनक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है। मेन पैनक्रियाटिक डक्ट एवं एसोसरी सहयोगी पैनक्रियाटिक डक्ट बोला जाता है। मेन पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक डक्ट को विरसंग, विरसंग डक्ट भी बोलते हैं। विरसंग, WIRSUNG, विरसंग डक्ट भी बोलते हैं। ये ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पैनक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाता है। सामान्यतया यही ज्यादा एक्टिव होता है, सामान्यतया यही ज्यादा एक्टिव होता है। सर एक बार रिपीट कर दिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को पेनक्रियास से स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में पहुंचाता है। सामान्यतया यही ज्यादा एक्टिव होता है। सामान्यतया यही ज्यादा एक्टिव होता है। द्वितीय स्तर पे, द्वितीय स्तर पे एसोसरी पैनक्रियाटिक डक्ट आती है, जिसे एसोसरी पैनक्रियाटिक डक्ट आती है जिसे सेंटोरिनी डक्ट बोला जाता है। ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम थे, विरसंग और सेंटोरिनी। इन दोनों ने सर्च इन्हें खोजा था, इसलिए उनके नाम पे इसे कहा जाता है। विरसंग भी एक वैज्ञानिक थे और सेंटोरिनी भी एक वैज्ञानिक थे। द्वितीय स्तर पे एक डक्ट आती है, इसे सेंटोरिनी, सेंटोरिनी कहा जाता है। लिखिए, कभी कभी इससे भी एंजाइम का श्रावण होता है, कभी कभी इससे भी एंजाइम्स का श्रावण होता है। आगे लिखिए, पैनक्रियाज एंडोक्राइन एवं एक्सोक्राइन दोनों ग्रंथि मानी जाती है।
पैनक्रियाज एंडोक्राइन एवं एक्सोक्राइन दोनों ग्रंथि मानी जाती है। एंडोक्राइन एवं एक्सोक्राइन दोनों ग्रंथि मानी जाती है, अर्थात यह कुछ हॉर्मोन्स सीधे रक्त में प्रवाहित करती है एवं कुछ शरीर में या शरीर के अन्य हिस्सों में। आगे लिखिए। पैनक्रियाज से पैनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम एंजाइम का मतलब रासायनिक पदार्थ समझिएगा आप, कुछ लिक्विड है जो केमिकल, कुछ केमिकल निकल के आ रहा है उसमें से, है ना। निकलने वाले एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इत्यादि को तोड़ने के लिए आवश्यक माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इत्यादि को तोड़ने। सोडियम के विषय में जानते हैं आप? सोडियम जो होता है, अच्छा लोहा तो देखा ही होगा, लोहा, लोहे के ऊपर अगर लोहे पे डेली आप पानी छिड़कते हैं ना तो लोहा धीरे धीरे जंग लग जाता है, लोहे में लग जाता है ना जंग। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो केमिकली एक्टिव है ना, पानी के साथ क्रिया कर रहा है, और क्रिया करके वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसके ऊपर जंग लग जाए। पहले मैं आपको महादेव दिखाता हूँ मेरे। महादेव दिख रहे हैं आपको? ये तांबे के महादेव हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ हरा 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 दिख रहा है, हरा हरा लगा हुआ है हल्का सा। जो तांबा होता है ना, तांबे को अगर आपने पानी से धोआ, मतलब H2O से, तो एक हरी परत जम जाती है तांबे के ऊपर। ये खासियत है तांबे की। तांबे को या पीतल को, कॉपर को अगर आपने पानी से धोआ तो उस पे ग्रीन कलर की परत आ जाती है। इसका मतलब ये है कि ये पानी से क्रिया कर रहा है, एक्टिव, मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन चल रहा है। ऐसे ही दुनिया में हर एक चीज अलग अलग समय पे अलग अलग हिस्सों से क्रिया करती रहती है। आपके शरीर में भी तांबा भी है और पानी भी है, आपके शरीर में लोहा भी है, मैग्नीज भी है, मैग्नीशियम भी है, तमाम चीजें हैं, ठीक है। और ये बहुत हद तक केमिकल नियमों के बजाय आपके मानसिक नियमों से भी बहुत चलती है। मानसिक नियमों का भी इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। अगर आप सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर निकलने वाले केमिकल, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन पराक्साइड क्या है? हाइड्रोजन पराक्साइड का नाम सुना आपने? अच्छा डॉक्टर के पास देखा है ये, जैसे ये वाला जो लिक्विड है, ये क्या नीला नीला दिख रहा है ना, ये नीला क्यों दिख रहा है? ये क्या है? उस दिन बता रही थी एस्ट्रिंजेंट। तो ये नीला क्यों दिख रहा है, ये बताइए क्यों है नीला ये? क्योंकि ये इसके अंदर हाइड्रोजन पराक्साइड है। हाइड्रोजन पराक्साइड की एक खासियत होती है, हालांकि कम है इसमें, ये हल्का आसमानी है। हाइड्रोजन पराक्साइड आपको डॉक्टरों की दुकान पे भी दिखेगा। उसका फॉर्मूला क्या है? H2O2। हाइड्रोजन पराक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। मतलब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बढ़ा और पूरा का पूरा रंग चेंज हो गया। अगर वो H2O होता तो क्या होता? बोलो बोलो। पानी। पानी होता था। पानी होता। वाटर। लेकिन जैसे ही एक ऑक्सीजन उसमें बढ़ा, H2O2 हुआ, तो उसका रंग बदल गया, सारा गुणधर्म बदल गया, एक ऑक्सीजन के बढ़ने से। समझ ना? एक ऑक्सीजन बढ़ा, मॉलिक्यूल जैसे एक बढ़ा, लिक्विड ही है वो, H2O2 ही है, वो H2O ही है। और यही हाइड्रोजन अगर भारी हो जाए तो वो H2O से D2O हो जाएगा। D2O यानी ड्यूटेरियम हो जाएगा, यानी कि भारी जल हो जाएगा, यानी कि आसूत जल हो जाएगा, यानी बैटरी वाला पानी हो जाएगा। और आप जाके बोलेंगे कि मेरे रगों में खून नहीं, तेजाब दौड़ता है। ठीक है। इसका मतलब आप पानी नहीं, D2O पी रहे हैं आजकल। है कि नहीं? समझ रहे हैं? फिर आपके रगों में खून नहीं, क्या हुआ? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन बढ़ गया तो वो D2O बन गया। कॉमन सेंस की बात है, बहुत साधारण रसायन शास्त्र है। एक तत्व के बढ़ने से पीने वाला पानी
मरने वाला पानी बन जाएगा या मारने वाला। अगर वही ऑक्सीजन बढ़ गया, हाइड्रोजन बढ़ गया तो उसी से आप ही मर जाओगे, लेकिन ऑक्सीजन बढ़ गया तो उससे जीवाणु मर जाएंगे सारे। ये हाइड्रोजन पर जो मैं बता रहा हूँ H2O2, ये क्या करता है, इससे कहीं चोट लग जाती है तो डॉक्टरों की दुकान पे रखा रहता है, आपने देखा है? उसको क्या बोलते हैं, सब डॉक्टरों की लैंग्वेज में कुछ बोला जाता है, तो वो क्या करता है, वो साफ करता है, सफाई करता है। स्पिरिट। स्पिरिट नहीं, उसको सर फिनार्ड, बीटाडीन, फिनार्ड। बीटाडीन। बीटाडीन तो अलग चीज है। बीटाडीन का एक प्रयोग बताता हूँ, आप बीटाडीन को देखिए। बीटाडीन सफाई में काम आता है। बीटाडीन को आप लीजिएगा एक शीशे की ग्लास में, ठीक है, भरिएगा। आज ये प्रयोग करके मुझे बताना कि क्या रहा। और बाजार से विटामिन सी की गोली खरीद के लाइए आप, विटामिन सी की गोलियां खरीद लीजिएगा। और बीटाडीन को एक ग्लास पानी भरिए, उसमें एक रंग चम्मच उड़ बीटाडीन जाएगा। डाल दीजिए। हाँ, वो तुरंत उसका कलर जो है ना, वो ब्राउन से पूरा शुद्ध पानी कर देगा उसको, बीटाडीन को। समझ रहे हैं आप? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपके शरीर में केमिकल रिएक्शंस बहुत तेजी से होते हैं, और इसमें बहुत बड़ा योगदान आपके सोच, आपकी विचारणा, आपकी धारणा, आपकी मेंटल डेवलपमेंट, आपकी स्टैटिक एनर्जी, आपका पर डे, डे टू डे का जो आपका आवागमन है उसका है। ठीक है, थोड़े दिन पहले मेरी जो छोटी बहन है उसकी गर्दन ही नहीं घूम रही थी, है ना, वही बाद में मेरे को परेशानी होगी, हालांकि मैंने उससे डाउनलोड मार लिया था एक बीमारी। ये मैं आपको जब कभी तंत्र योग थोड़ा बहुत सिखाऊंगा तो बताऊंगा कैसे बीमारी डाउनलोड मारते हैं, दूसरों की बीमारी को डाउनलोड मारने का टेक्निक है, बहुत अच्छा टेक्निक है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बृहद मंजरी कहती है पुस्तक है। तो वो क्या हुआ, उसकी गर्दन नहीं झुक रही थी, मुड़ नहीं रही, और मुड़ती चलती चली जा रही थी उसकी, लगातार ऐसे गर्दन घूमती चली जा रही। मैंने कहा अब क्या हो गया, रात का समय था, गए डॉक्टर के पास, हमारे फैमिली डॉक्टर है, तो मैं उनके पास गया। मैंने, उन्होंने बोला कि हो सकता है कि सोडियम या क्लोरीन वगैरह, क्लोराइड वगैरह की कमी हो गई हो, अभी बोतल चढ़ाएंगे तो ठीक हो जाएगी। नहीं हुई ठीक, बोतल चढ़ाया, सारी चीजें किया, तो मतलब उनका प्रथम ऑब्जर्वेशन क्या था कि हो सकता है कि मिनरल्स की कमी हो गई हो। फिर दूसरे डॉक्टर के पास ले गए तो उसको लगा कि हो सकता है कि कोई न्यूरो डिसऑर्डर हो, उसने न्यूरो का भी सारा काम कर लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरे डॉक्टर के पास ले गए, उसको लगा कि जो मतलब मैं उस दिन अपने प्रैक्टिकल अनुभव को आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा था कि डॉक्टर सारे MBBS MD हैं, जिन जिन के पास मैं 4 डॉक्टरों के पास गया, और 5वें स्तर पे मैं घर ही लेके चला आया। आप चाहे तो मेरी बहन से पूछिएगा किस दिन उसको मैं बुलाऊंगा। 5वें स्तर पे मैं उसको घर ले आया, मैंने कहा कि अब किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है, अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज काम कर सकता है, वो है तंत्र योग या मंत्र योग, इसके अलावा और कोई चीज कार्य नहीं कर सकता। और फिर वो कार्य किया भी, वो इंस्टेंट कार्य करता है। हालांकि डॉक्टर्स, मतलब 2 दिन हम डॉक्टर्स के, मैं खुद भी परेशान रहा, और अंत में हमने गुरुजी को अपने फोन किया, और कितना ज्यादा ज्यादा आधा घंटा लगा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तंत्र योग को बहुत प्रमोट कर रहा हूँ, बिना जाने आप लोग इसको मतलब हवा में ही लेके चलिए अभी फिलहाल, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज है। मीनवाइल डॉक्टर्स की अप्रोच में आपके साथ साझा करना चाह रहा था, व्हाट दे वाज थिंकिंग, वो क्या सोच रहे थे। एक डॉक्टर को लगा कि सोडियम क्लोराइड की कमी है, एक डॉक्टर को लगा कि नहीं पानी की कमी है, एक डॉक्टर को लगा कि नहीं न्यूरो की परेशानी है, एक को लगा हो सकता है कि अरे इसको वो हो गया हो, पैरालाइज्ड हो गई हो, इसलिए ऐसा हो रहा। मतलब मिनट मिनट पे डॉक्टरों का परिवर्तन हो रहा था। सब MBBS है, सब MD है, सब अच्छे हॉस्पिटल्स में है। तो कहने का मतलब ये है, ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्या, कैसे आप ऑब्जर्व करते हैं। एक महान डॉक्टर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपकी ऑब्जर्वेशन। आप कैसे किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो, कैसे देखते हो, कैसे सोचते हो, समझते हो। पैनक्रियाज के मामले में आपके दिमाग का उपयोग बहुत बड़ा है। अगर आपने मानसिक तौर पे ये मान लिया है कि नहीं यार शुगर नहीं बढ़ेगा, मेरे को थोड़ी मेहनत करनी है, करनी ही करनी है, तो सिर्फ आपने अगर थोड़ी बहुत एक्टिविटी जारी रखी तो आप इंडोक्राइन इम्पैक्ट को तो कंट्रोल कर ही लोगे। एक्सोक्राइन के लिए आपको योगा की जरूरत पड़ेगी। इंडोक्राइन का क्या मतलब है, इंडोक्राइन का मतलब वो हार्मोन जो रक्त के अंदर बहता हो, जो ब्लड के अंदर बहता हो, वो इंडोक्राइन है। और ब्लड के साथ आपका मतलब दिमागी रिश्ता है। आप चाहें तो ब्लड के प्रवाह को बहुत संतुलित तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप वहां पे, जिस कंडीशन में मैं उस दिन था, थोड़े दिन पहले, महीने भर की बात है, उस समय सभी लोग बहुत परेशान हो गए कि अरे यार क्या हुआ, युवा लड़की है 24-25 साल की, और एकाएक ये पैरालाइज कैसे हो सकती है, ये वो, सभी लोग सब परेशान थे, लेकिन मैं बड़ा आश्वस्त था। आई वॉज वेरी श्योर, प्रिटी श्योर। घर के सभी लोग साथ भी चल रहे थे कि चलो कार में चल रहे, देखते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, सब परेशान थे, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन मुझे किस चीज पे श्योरिटी थी, अपने योग की शक्तियों पे। ठीक है, और मुझे अपने गुरुओं की शक्तियों पे कि चलो एंड ऑफ द पॉइंट मेरे पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पे मैं सब चीज ठीक कर सकता हूँ। और अंत में हुआ भी है, 12:30 बजे हम लेके आए आवाज पे, और फिर चीजें न्यूट्रल कर दी आधे घंटे के अंदर।
और डॉक्टर भी परेशान बाद में। तो ये वो अनुभव है जो लाइव मैंने देखा है। कहने का मतलब ये क्या है, ये आपके दिमाग की संतुलन अवस्था। अगर आप भी परेशान हो जाते हैं एज अ टीचर, कई बार ऐसा होगा कि आप क्लास करा रहे हैं और आपके क्लाइंट को हार्ट अटैक का पैनिक अटैक आ गया, अब आप क्या करोगे? आप छोड़ के भाग गए तो परेशान हो जाओगे, फिर तो आपके केस बन जाएगा। लेकिन अगर आपने आश्वस्त रखा खुद को, पहले तो आप सेटल रहिए, अगर आप कंट्रोल्ड हैं, और इस कंट्रोल दिमाग में पैनक्रियाज और लिवर इन दोनों का बड़ा उपयोग होता है। शुगर जब किसी की बढ़ती है ना, तो क्या होता है आप देखें, उसकी शरीर कांपने लग जाएगी, उसको लगेगा जैसे बहुत, या तो क्रोध बहुत आएगा या शरीर ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है। तो शुगर का भी बहुत उपयोग है, इसलिए पैनक्रियाज को दोनों हिस्सों से देखा जाता है। दो एंगल्स की आवश्यकता पड़ती है। पहला एंगल मैंने आपको बताया वो है एक्सोक्राइन का, और दूसरा है एंडोक्राइन का। एक्सोक्राइन में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन सा एंजाइम लेके चलता है पैनक्रियाज? तीन मेजर इसमें हम लोग पढ़ते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज। लिख लीजिए ये चीज, एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीज। प्रोटीज में ट्रिप्सिन, क्रोमोट्रिप्सिन, ये सब आता है। एमाइलेज ये क्या है? एमाइलेज भी एक रसायन है, जैसे मैंने अभी आपको हाइड्रोजन के विषय में बताया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के विषय में, वैसे ही एमाइलेज भी है। लाइपेज भी ऐसा ही एक रसायन है, एक एंजाइम है। एमाइलेज क्या करता है? एमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के शुगर में कन्वर्ट कर देता है, चीनी में कन्वर्ट कर देता है। एमाइलेज लिख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में चेंज कर लेता है। अब जाहिर सी बात है, एक कॉमन सेंस यहाँ से निकल के आएगी, यदि कार्बोहाइड्रेट को चेंज करके वो वापस शुगर ही बना दे रहा है, तो फिर हमें शुगर के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट को भी नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ना। यानी कि कार्बोहाइड्रेट किसमें हर सफेद दिखने वाली चीजें, अधिकतर चीजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आलू, है ना, आटा, चावल, है, वात रोग वाली जितनी चीजें हैं वो सब, यानी लगभग अधिकतर चीजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। केला, है ना, तो इन सब में कार्बोहाइड्रेट। कैसे खाएं? तो इसका आकार, बस इसमें इसमें कुछ चीजें आप मिला दीजिए जो उसके प्रवृत्ति की हो। जैसे आटा में क्या क्या चीजें मिलाया जा सकता है? आटा को 9 रत्न का आटा बनाने के लिए 8 और रत्न उसमें मिला दीजिए, 9 रत्न बन गया वो, है कि नहीं? सिंपल प्रोसेस, ठीक है। आपने आटे में क्या किया? आटे में 8 रत्न और मिला दीजिए, 9 रत्न हो गया, 10वें रत्न आप खुद खाइए, खुश रहिए। नहीं तो क्या होगा? अगर आपने सिर्फ आटा नाम का रत्न खाया तो ऑलरेडी उसमें आशीर्वाद वाले जो हैं उन्होंने आशीर्वाद दे रखा है थोड़े से मैदा का, उसमें थोड़ा सा। रोटी को फुलानी हो तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? कौन सा पाउडर होता है उसको केमिकल की भाषा में बोलते सर हैं? बेकिंग सोडा है। बेकिंग बेकिंग सोडा सोडा, है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, क्या बोलते हैं उसको, सोडियम पेरोक्साइड, बताता हूँ। बेकिंग सोडा बोलते हैं उसका केमिकल फॉर्मूला, मैं थोड़ा सा ढूंढूं क्या है। कितने दिन हो जाते हैं, लेकिन किताबें मुझे याद रहती हैं कि हाँ कौन सी चीज कहाँ होगी, बिल्कुल पेज नंबर के आसपास ही पहुंचता हूँ मैं। बताइए बेकिंग सोडा को क्या हाँ, बेकिंग सोडा अगर आपको फुलानी हो रोटी और रोटी ना फूल रही हो, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 मिलाइए, और फिर ये रोटी आपकी तुरंत फूल फूल के, तो लोगों को लगेगा तो एक्सपर्ट है। NaHCO3, ठीक है, ये मिलाइए, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, और तुरंत आपका कार्यक्रम फिट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि थोड़ा आशीर्वाद ने जो आशीर्वाद दिया है उसमें थोड़ा और आशीर्वाद आप दे दीजिए, तो आपका काम फिट है। और नहीं आशीर्वाद दिया तो बाकी तो चक्की के नाम पे भी आजकल आपको वैसे भी वो खिला रहे हैं सब, भूसी। भूसी खाना बहुत जरूरी है वैसे, जो आटे में जो चाल के निकाल देते हैं ना, चलनी से चाल के बाहर फेंक देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। भूसी बड़ी लाभदायक मानी जाती है। पहले के लोग पता नहीं क्यों फेंक देते थे, क्योंकि वो काली हो जाती थी रोटी, भूसी जलती थोड़ी जल्दी है, और पहले उस रोटी को बनाते थे चूल्हे में, तो इसलिए उसको फेंक देते थे, निकाल दे। आप गैस पे बना रहे हैं तो गैस पे वैसे ही, एक तो गैस वैसे ही पूरा नहीं पकाता है, रोटी सारी आप पूरी पकी हुई थोड़ी खाते हैं, आप देखिए थोड़ी बहुत कच्ची तो रही जाए। तो ऐसे कंडीशन में आप कोशिश कीजिए कि उसको 9 रत्न बना के रखें आटे को, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रेशर थोड़ा सा कम रहेगा। और चलो नहीं है कुछ, कार्बोहाइड्रेट खा ही रहे हो, तो एक्टिविटी जारी रखो, है ना। आप कोशिश कीजिए कि लिफ्ट, अगर आपके यहाँ लिफ्ट वाला सिस्टम है तो लिफ्ट से कम चढ़ें, 4-5 मंजिल 6 मंजिल आप सीढ़ियों से चले जाइए। क्लास लेते हैं तो क्लाइंटों के साथ साथ थोड़ा बहुत खुद भी करते रहे, है ना, तो आपका कार्यक्रम ठीक रहेगा। लाइपेज का क्या काम है? लाइपेज जो है वो फैट को तोड़ता है, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में।
फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में। अच्छा, जब केमिकल पढ़ ही रहे हैं इतने सारा केमिकल, तो एक केमिकल मैं आपको और बताता हूँ जो अधिकतर बीमारियों में बड़ा लाभदायक होता है। बस थोड़ा बहुत आकार प्रकार अगर आप बदल देते हैं तो। पानी में चीनी मिलाइए 1 चम्मच, और थोड़ा सा चुटकी भर मिलाइए नमक, गर्म पानी हो, हल्का गर्म पानी, और उसको अगर एक साथ मिला के पी जाते हैं, जिसको आप तथाकथित ORS बोलते हैं, हालांकि ORS नहीं होता, उससे भी, उससे कम होता है या उससे हाई होता है, तो वो आपके लिए अधिकतर पेट से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत रामबाण इलाज है। अधिकतर बीमारियों के लिए, गैस बन जाए, हैवी गैस बन जाए, पेट में एकाएक मरोड़ होने लगे, दर्द होने लगे, कुछ भी हो रहा हो, तो पेट के लिए अधिकतर रोगों में ये बहुत अच्छा, क्योंकि ये केमिकल बड़ा सॉलिड बन जाता है। पानी है H2O, नमक है NaCl, चीनी है C6H12O22, इतने सारे केमिकल, और वो भी सिंपल फॉर्मेट में, जो आपके पेट के लिए बहुत लाभदायक है ना। तो आप इससे भी अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। लाइपेज का लिखा आपने, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है फैट को। अब ये फैट को तोड़ा, अब ऐसा नहीं, फैट भी कई प्रकार की होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, फैट के विषय में अभी हम लोग फैट के विषय में भी जानेंगे अंतिम दिनों में, कि क्या होता है फैट और कैसे कैसे फैटों को भी उपयोग में लाया जाता है। आप चाहे कितना आसन कर लीजिए, मैं बहुत सारे ऐसे लोग जानता हूँ जो बहुत मोटे मोटे हैं, बहुत मोटे, और फ्लेक्सिबिलिटी उनकी जबरदस्त है, यानी उनकी पूरी की पूरी जो फैट है वो इतनी यूज टू हो चुकी है कि वो मुड़ ही जाती है, चाहे कितना भी उनको मोड़ लो। अब अगर फ्लेक्सिबल भी आदमी है और मोटा है, फैट ज्यादा है, जा नहीं रही, तो क्या तरीका है? योगा से तो हटाने से रहे। क्योंकि आप क्या सोचते हो कि आदमी फ्लेक्सिबल नहीं है तो उसको थोड़ा सा मोड़ देंगे, खुद ही वहां की फैट जल के भस्म हो जाएगी। यही सोचते हो ना। किसी की कमर पे फैट ज्यादा है तो तिर्यक ताड़ासन करा के रोके रहो, जब तक वो बाप बाप ना चिल्लाने लगे कि अरे जल्दी छोड़ो रे। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आपने उसकी कमर को दबा रखा है, उसकी फैट को मतलब गला दबा के मारने का आप सोच के चलते हो। लेकिन ऐसे फैट जाती ही नहीं है ऐसे। अच्छा चलो, ऐसे दो चार लोगों की चली जाएगी जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन उनकी नहीं जाएगी ना जो ऑलरेडी फ्लेक्सिबल है, जो एक्सेस फ्लेक्सिबल है, और जिनकी तोन निकलती चलती चली जा रही है, थाइस जो है मोटी होती चलती चली जा रही है, वो उनको कैसे घटा लोगे? अफ्रीकी कंटेंट में जो कंटेंट है वहां पे आप जाके देखिए, वहां की महिलाओं को आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी वाले आसनों से नहीं घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते। अफ्रीकी महिलाएं जो है उनका, या तो वो फिट ही होंगी, या तो इतनी ज्यादा एक्सेस फिट होंगी कि फिर आप उनको मोड़ते रहिए, मोड़ के तो नहीं हटा सकते आप उनको। अब आपके पास ऑप्शन ये बचता है कि आप योग के दूसरे प्रभाव की तरफ जाए, वो इंटरनल फैट को कैसे डाइल्यूट करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और उसमें योग का बहुत बड़ा योगदान है, और उसमें पैनक्रियास का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि फैट को लाइपेज जब निकलेगा तो लाइपेज ही जाके तोड़ेगा। ठीक है ना। और लाइपेज आपके शरीर में यदि निकल ही नहीं रहा है, उतनी मात्रा में बन ही नहीं रहा है, तो वो क्या ही तोड़ेगा, लिहाजा फैट एक्यूमुलेट होती जाएगी, और उसकी लेयर्स, फैट की खासियत है ना कि वो लेयर बनाता हुआ जाता है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, फिर लेयर 4 में जाके आपका पेट और आपकी चीजें आती हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, आगे लिखिए प्रोक्टेज। प्रोक्टेज जो है वो दो से मिलकर बनता है, ट्रिप्सिन और क्रोमोट्रिप्सिन। प्रोटीएज जिसको बोलते हैं, PROTEASE, प्रोटीएज भी बोलते हैं उससे, ये दो हिस्सों को से मिलके बनता है ट्रिप्सिन, क्रोमोट्रिप्सिन, और भी होती है छोटी छोटी, लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण है। ये क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ देता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है, एमिनो एसिड में तोड़ देता है। अब बात ये आती है कि एमिनो एसिड का बॉडी में क्या रोल है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। प्रोटीन का टूटना और उसको एमिनो एसिड में बन जाना, इसका क्या होता है? तो लिखिए, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फंक्शनल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एवं फंक्शनल डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, कि जैसे आप जिम कर रहे हैं, आपने आज बाइसेप्स ट्राइसेप्स किया, और आपकी बाइसेप्स जो है वो वही पतली पतली ही रह गई, माने आपकी जो बाजू है वो पतली रह गई, आपको इसको हैवी करना है, तो हैवी करने के लिए आपको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। और ये कार्यक्रम पूरा पूरा एमिनो एसिड से ही किया जा सकता है, एमिनो एसिड की एक्टिविटी ही इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा क्या काम है एमिनो एसिड का? एमिनो एसिड जो होता है, जब कार्बोहाइड्रेट और फैट आपकी शरीर में ऊर्जा देना बंद कर देते हैं, तो एमिनो एसिड ऊर्जा देने के लिए शरीर को एक्टिवेट करता है, शरीर को एक्टिवेट करता है। अच्छा, आप लोग के बीच में एक बड़ी अच्छी सूचना, कल अर्चना जी ने इतिहास लिख दिया,
बहुत इतनी तारीफ हो रही है अर्चना जी पूरे देश में, मतलब मेरे पास तो हम लोगों ने जहां भी डाला तो जितने लोगों ने देखा, बहुत तारीफ, बहुत तारीफ, मतलब हर आदमी बहुत प्रसन्न है इस चीज को देख के कि ऐतिहासिक कार्य किया आप लोगों ने। कैसा रहा सब कार्यक्रम? सर बस एक चीज ये सर कमी। प्रज्ञा त्रिपाठी मैम भी हाँ, है यहाँ, ये भी मेरी टीम मैं की बहुत देख रहा था, विशिष्ट मेंबर है। मैं जी देख सर। रहा प्रज्ञा जी की भी फोटो आई हुई थी। लेकिन एक चीज आगे से थोड़ा सा आप लोग, और मैं तो देखिए कार्यक्रम अच्छा हो वो अच्छा तो सब बोलते हैं, मैं थोड़ा सजेस्ट भी करते रहता हूँ। सजेशन इसमें ये है कि इसमें आप लोग दिखिए, आप लोग गायब हो जाते हैं, है ना, मतलब उसमें आपको फोटो में ढूंढना पड़ता है कि इसमें आप कौन से वाले हैं। आप लोगों ने देखा ये वाली फोटो मैंने डाली है? सर जो ये सारी लाइन बनी है ना, उसमें सबसे पीछे जो एक लाइन बनी है, उसमें मैं और सचिव मैम और कोषाध्यक्ष तीनों लोग हैं सबसे पीछे वाली लाइन। मैं भी जूम कर करके देख रही वो थी। तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक जनरल आदमी, अब जैसे जब प्रशांत जी वो वहां पे योगा कराए थे देहरादून में, तो वहां पे मुझे ढूंढने की जरूरत पड़ी थी क्या किसी को? मैं उसमें अलग ही दिख रहा था। क्यों दिख रहा था जानती हैं? कैसे दिख रहा था अलग, याद है आपको, जब देहरादून में योगा हुआ था तो? फोटो आप फोटो सेशन कर रहे थे सर पूरे नहीं टाइम नहीं, जिस समय। जब जी मैं फोटो जब खींचा जा रहा था तो मैं, मेरे को लोग पहचान जाएंगे कि नहीं उसमें? नहीं याद आ रहा है? मैं काली कोट में था। हाँ, ये तो पता है कि आपका हाँ, कॉस्ट्यूम अलग था तो बरोबर। हाँ, तो सभी लोग पीले में हैं तो मैं काली कोट में हूँ, तो मैं इजीली वहां पे, क्योंकि एट द टाइम आई वॉज जनरल सेक्रेटरी, मैं वहां पे जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से था। तो आप एज अ अध्यक्ष भी बनिए। देखिए मैंने आप लोग के ग्रुप में भेजा है फोटो, अच्छी सी फोटो भेजी है इनकी सबकी। तो तात्पर्य ये है कि कुछ आप लोग भी कुछ कुछ काम ऐसे करते रहिए, थोड़ा बहुत है ना, एक्टिविटी जगाते रहिए। बहुत बढ़िया काम किया आपने, ऐसे ही चलते रहिए रफ्तार में, धीरे धीरे पद्मश्री के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। एटलीस्ट उसकी फॉर्म फॉर्म फिलिंग होती है ऑनलाइन, फॉर्म भर के, और ऐसे इन्हीं इन्हीं कार्यों से मिलता है। और लोग तो ढूंढते हैं, मैं सही बताऊं कि किसने कार्य किया है। तो थोड़ी उम्र और बढ़ जाएगी, कितना 15 साल बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को, सरकार को क्या चाहिए, थोड़ा उम्रदराज आदमी चाहिए होता है। 15-20 साल बाद आप जो है जैसे 50 पार की, तो बस उसके बाद लोग देखना शुरू करते हैं। बहरहाल, एनर्जी प्रोडक्शन के बाद आते हैं एंजाइम फंक्शंस पे। सर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड क्या बोला मैंने? स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है एंड फंक्शंस के लिए ना, हाँ अमीनो एसिड में स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड फंक्शंस विच Functional फंक्शनल functional डेवलपमेंट। development. ओके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। कई बार ऐसा होता है कि आपकी शरीर कार्य करने के लिए उसको ऊर्जा की, मतलब उसके फंक्शंस की आवश्यकता होती है। उसको कार्य करने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए होती है, इंटरनल एनर्जी चाहिए होती है। जैसे हार्ट आपका कार्य कर रहा है ना, तो वो पंपिंग कर रहा है, तो उसकी कोशिकाओं को भी ऊर्जा चाहिए, क्योंकि वो लगातार कार्य कर रही हैं। अगर हार्ट रुके तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। ऐसे में वो लगातार कार्य करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, उसके लिए भी प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। और अमीनो एसिड का क्या कार्य होता है? एंजाइम फंक्शन से रिलेटेड इसका कार्य होता है। देखिए, अमीनो एसिड विभिन्न प्रकार के रसायनों के उत्पादन हेतु इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विभिन्न प्रकार के रसायन, विभिन्न प्रकार के रसायनों हेतु इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमीनो एसिड इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, हार्मोन प्रोडक्शंस में सहायता करता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रोडक्शन हेतु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है जानते हैं? सर ब्रेन की कोशिकाएं। ट्रिप्टोफान, नाम लिख लीजिए, ट्रिप्टोफैन, TRYPTOPHAN। सेरोटोनिन, नाम इसका सुना होगा, सेरोटोनिन का। डोपामीन, इसका भी सुना होगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स है। हैप्पीनेस, सैडनेस, दुख, क्लेश, घृणा, द्वंद। एक क्लास में, कक्षा 12वीं में, इन जनरल क्या होता है, टीचर यदि किसी बच्चे को डंडे से मार दे, तो उस मार से ज्यादा बच्चे को मार से डर नहीं लग रहा है। वो बच्चा किस चीज से डर रहा है जानते हैं? बेइज्जती से। अपनी कक्षा में होने वाली सामूहिक बेइज्जती से उस बच्चे को ज्यादा डर लग रहा है, बजाय उस डंडे से मार खाने के। इसलिए वो कार्य करना चाहता है। तो ये डर, ये परिवर्तन उसके मन में
अच्छा, वो द्वेष का कारण नहीं बनता है। कुछ बच्चे अपने टीचर से कट जाते हैं, जैसे उनका टीचर मारना शुरू करता है तो वो कट जाते हैं। कुछ बच्चे और जुड़ जाते हैं अपने टीचर से, जैसे वो मार खाते हैं तो वो और जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये अलग अलग फंक्शंस कैसे काम कर रहा है एक छोटे से बच्चे के दिमाग में। क्यों? क्योंकि वो ये बात समझ पा रहा है, जैसी अंडरस्टैंडिंग है वैसा ही उसका हार्मोन उसको समझा रहा है। अगर आपने अपने बच्चे के दिमाग में टीचर के प्रति द्वेष भर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, मार दिया, कल मैं स्कूल चलूंगी और तुम्हारे टीचर को बताऊंगी कि कैसे तुमने मार दिया। अब वो बच्चा अपने टीचर को लेके द्वेष की कंडीशन में आ जाएगा। और यदि आपने बोला कोई बात नहीं, अध्यापक गुरु होता है, उसकी वो आपको सुधारने के लिए मार रहा है, तो थोड़े समय तक वो द्वेष में आएगा बच्चा, लेकिन उसके बाद उसको धीरे धीरे लगाव डेवलप कर जाएगा। बाद में वो उस टीचर को देख के, जब भी बड़ा हो जाएगा तो उसको देख के पैर छुएगा। ठीक है, तो ये कंडीशनिंग होती है, इसी को बोलते हैं कि आप अपने हार्मोन्स को डेवलप करने के लिए किस तरीके का कार्य करें। एमिनो एसिड का एक कार्य होता है विभिन्न प्रकार के घावों को हील करने में, विभिन्न प्रकार के घावों को हील करने में। ये मानसिक घावों को हील नहीं करता है ना, शारीरिक घावों के लिए। मानसिक घाव वाले आजकल बाजार में बहुत घूमते हैं बहुत सारे लोग। क्या है कि मानसिक घाव समझ रहे ना आप, बताने की तो जरूरत है नहीं। तो मानसिक घाव वाले जो प्रजाति है उसके लिए ये नहीं है, एमिनो एसिड का कोई योगदान नहीं है, या विज्ञान इसमें बहुत बातें नहीं करता है। विज्ञान शारीरिक घावों की बातें करता है। ठीक है, शारीरिक घावों को ठीक कर सकता है। न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। प्रज्ञा जी वैसे कक्षा में शांतिपूर्वक बैठी रहती, लेकिन मैं फोटो में ऊर्जा देख रहा था, बहुत आपकी हाई एनर्जी से आप थी उसमें फोटोज में, है ना। कक्षा में बिल्कुल शांत बैठ के सुनती रहती है, एक शब्द नहीं बोलती है, और ऐसे ऊर्जावान है बिल्कुल। बहुत बढ़िया, ऐसे साथ मिलके लगे रहिए आप लोग तो आगे बढ़ते हैं। अकेले किसी ने कुछ भी नहीं किया। धन्यवाद। हर आदमी कुछ ना कुछ कार्य करता है तो ही संस्था आगे बढ़ती है, लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी जुड़िए, बाकी लोग भी इसमें जो है, पल्लवी को जोड़िए, ठीक है, माधुरी जी को भी जोड़िए, इनका भी लेक्चर करवाइए। बहुत अच्छी वक्ता है माधुरी जी, बहुत बढ़िया वक्ता है। एक दिन इनका लेक्चर रखिए आप, वो जो रखा थी ना वो निद्रा वाला, उसी दिन निद्रा से पहले कोई एक लेक्चर रखवाइए। माधुरी से बोलिए ये बोलेंगी। माधुरी जी आप अर्चना से संपर्क कीजिए थोड़ा, है ना। ये महिला संघ बनाया है इन्होंने, ठीक है, नारी योग शिक्षा संस्थान, तो उसके अध्यक्ष हैं। तो इसमें आप जुड़ेंगे, इसमें सिर्फ महिलाएं महिलाएं हैं, तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा वुमेन्स के लिए बेसिकली हम लोग ये चाहते हैं कि महिला एंटरप्रेन्योर सामने बन के आए, उभर के आए एटलीस्ट। अभी तक क्या होता था कि किसी भी समाज में जहाँ 10 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, तो बाय डिफॉल्ट पुरुष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन जाते हैं, है ना। महिलाओं को थोड़ा उनका रोल कम होता है, तो अगर आप एक्टिव होंगी तो इसमें ठीक है। और सीमा जी को भी जोड़िए, ये नोएडा में है और धीरे धीरे इनको योग खींच रहा है। ये एक जनरल फैमिली है, जैसे एक सामान्य महिला होती है जो अपने बच्चे के लिए पूरा भविष्य निर्धारित कर रही होती है, तो वैसी माता है सीमा जी। लेकिन ये इतनी ऊर्जावान, मतलब इनकी आत्मा इतनी प्योर सोल है कि योग इनको धीरे धीरे आकर्षित कर रहा है। ये योग की तरफ नहीं जा रही है, योग अब बहुत लंबे समय से हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो इसलिए आप इनको इनको भी जोड़िए। नोएडा वगैरह में ये आपके साथ तो रहेंगे एटलीस्ट, है ना। इनका समाज बहुत बढ़िया है, जो इनकी जिस सोसाइटी में रहती है वो सोसाइटी भी बहुत एक्टिव सोसाइटी है। हाँ, जी सर, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडोक्राइन फंक्शन लिखिए थोड़ा सा। इंडोक्राइन फंक्शन, पैनक्रियास का इंडोक्राइन फंक्शन क्या क्या है। बेसिकली इंडोक्राइन में इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, अल्फा बीटा गामा बोल दिया जाता है जनरल नाम में। एक और चौथी कोशिका होती है जिसको पीपी सेल बोलते हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पीपी सेल्स। 3 कोशिकाएं महत्वपूर्ण है इंडोक्राइन में, जो आंतरिक श्रवण के लिए यानी इंटरनल हार्मोन्स वगैरह को रिलीज करने है तो इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा गामा नहीं सॉरी डेल्टा, गामा याद आ रहा, अल्फा बीटा डेल्टा और पीपी पॉलीपेप्टाइड। अल्फा जानते ना कैसे बनता है, ए बना के उसका उसकी पूंछ को ऊपर भी खींच दीजिए नीचे भी खींच दीजिए तो अल्फा बन गया। बी बना के उसका पैर और लंबा खींच दीजिए तो वो बीटा बन जाता है। डेल्टा बनाना हो तो एक त्रिभुज बना दीजिए, वो डेल्टा बन जाता है ना। तो ये डेल्टा, अब पीपी को तो पीपी ही लिखिएगा। क्या होता है बीटा सेल्स का, क्या अल्फा सेल्स का क्या कार्य होता है, ये ग्लूकेगॉन प्रोड्यूस करता है, ग्लूकेगॉन प्रोड्यूस करता है, जिसका महत्वपूर्ण कार्य है लिवर को ये बताना कि खून में शुगर भेज दीजिए, चीनी भेज दीजिए। ग्लूकेगॉन प्रोड्यूस करता है जो लिवर को सिग्नल देता है
कि आपके पास जो ग्लूकोज आपने बचा के रखा है उसको चीनी में बदल के भेज दीजिए खून में, क्योंकि ग्लूकोज की कमी हो रही है, शरीर को चीनी की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता। मान लीजिए अभी आप बैठे हुए हैं, अभी पैनक्रियास भी बैठा हुआ आराम कर रहा है, अपने विषय में सुन रहा है, लेकिन ऐसा हो कि अभी भूकंप आने लगे हैं, तो मैं तो 7वें मंजिल पे हूँ, मैं सबसे पहले भागूंगा, है ना। तो सबसे पहले अब मैं एकाएक भागने लगूं तो मेरा पैनक्रियास नहीं सोचेगा कि अरे ये क्या हो गया मालिक को, एकाएक दौड़ने लगेगी। तो अब मैं कितना, अभी सुबह से नाश्ता करके बैठा हुआ हूँ तो लिमिटेड एनर्जी है, तो थोड़ी देर तक तो मेरा कार्बोहाइड्रेट और फैट संभाल लेगा, कितना 100 मीटर तक संभाल लेगा। लेकिन अब सोसाइटी में 40 टावर है, तो 40 टावरों को छोड़ के मुझे रोड तक भागना है, उतना तो नहीं संभाल पाएगा मेरा कार्बोहाइड्रेट और फैट। लिहाजा तुरंत इसको बोलना पड़ेगा अल्फा सेल को कि अल्फा सेल एक्टिवेट होइए, लिवर को आदेश कीजिए कि इंस्टेंट प्रभाव से शुगर या ग्लूकोज रिलीज करे, क्योंकि मुझे ग्लूकोज की इंस्टेंट एनर्जी मतलब तुरंत आवश्यकता है। और यदि अभी मैं केला खा के दौड़ूं तो लीवर को बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत ही नहीं है, लीवर बोलेगा चलो पेट में पहुंच गया, हल्का सा इधर से ही उठा लेते हैं, डायरेक्ट इधर से पेट से ही रिलीज करा लो। इसलिए केला जो है वो इंस्टेंट। और अगर ग्लूकोन डी पी के दौड़ रहा हूँ मैं, ग्लूकोन बी भी पी के दौड़ सकता हूँ, उसमें ग्लूकोन सी, ग्लूकोन डी, ग्लूकोन बी अलग अलग आ रहा है आजकल तो ग्लूकोन बी, डी, सी कुछ भी पी के दौड़ूं तो ग्लूकोज हवा में मिल जाता है, फिर पैनक्रियास को ज्यादा दिक्कत ही नहीं। पैनक्रियास की अल्फा सेल्स बोलेंगे कि ग्लूकोज दो, तो तब तक पेट पहुंचा देगा ड्यूडेनम के पास कि ये लो ग्लूकोज डायरेक्ट भेजा है सर ने, समझे। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कमजोरी हो तो ये सब काम भी कर लेना चाहिए, चीनी वीनी मिला के भी पी लेना चाहिए। कमजोरी अगर लगे, चिड़चिड़ाहट हो, थकान हो, डिजीनेस हो, हैवीनेस हो, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, कुछ तो हो रहा है, तो ये सब केमिकल रिएक्शंस है, तो आपको कुछ नहीं करना है अगर बीपी हाई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, सर बोलिए। चीनी की जगह खांड या गुड़ मिला के हाँ हाँ पिया जा हाँ सकता है? हाँ, क्यों नहीं, चीनी का मतलब मेरा शुगर, मेरा मतलब मिठास से है, स्वीटनेस, है ना, स्वीटनेस लेके आइए कुछ भी किसी भी माध्यम से, ठीक है। सब तो अरे म्यूट हो गए आप, म्यूट हो गए जल्दी, क्या क्या कह रही हैं? म्यूट हो गए, म्यूट हो गए, म्यूट। हाँ, सब बोलते हैं चॉकलेट भी खाओ तो इंस्टेंट थोड़ा सा रिलीफ मिल और जाता है। चॉकलेट तो फिर वो ज्यादा केमिकल दे देता है, वो चॉकलेट के पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए लाभकारी हैं और अलाभकारी भी हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है। चॉकलेट का तो कई सारा है, उसमें बहुत सारा हैवी केमिकल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ ग्लूकोज की जरूरत है कि भागना ही है, ऊर्जा खत्म करनी है, तो उसके लिए आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है बीटा सेल्स। देखिए, बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करती है, ठीक है, इंसुलिन रिलीज करती है। अब शरीर को पता चल जाए कि आप एक नंबर के खौहड़ व्यक्ति हैं खाने वाले, सुबह रसगुल्ला मिले लपालप लपालप 5-6 खा गए, ठीक है, फिर आपको लड्डू मिले फिर खाए जा रहे हो, मतलब बिना कूचे लड्डू को खा जा रहे हो। मेरे तो एक आध दोस्त हैं, वो जानता हूँ मैं, वो बेचारे सीधे मार जाते हैं, लड्डू मिल जाते हैं तो मतलब उनको मिले और सीधा डायरेक्ट एक पूरा लड्डू मुंह में। तो अगर ऐसा हो कि आप लगातार लड्डू पे लड्डू खाए जा रहे हो, फिर उसके बाद थोड़ा सा जूस मिला के पी लिए, गुड़ का शरबत बना के पी लिए, फिर शाम को सोचे 4-5 रसगुल्ला और खा लेता हूँ, तो इतना सारा जब खा ले रहे हो तो वो पचेगा कैसे, तो ब्लड में आ गया एकाएक शुगर ज्यादा, तो इंसुलिन रिलीज होता है पैनक्रियास से कि भैया बस करो, खून में इससे ज्यादा नहीं जाना है। इंसुलिन का प्रायोरिटी और इसका मुख्य कार्य है, ये ब्लड के अंदर ब्लड शुगर को लो करता है और कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज को ऑब्जर्व करा लेता है, ठीक है, एब्जॉर्व करा देता है, एब्जॉर्व, ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है। और जो शुगर रोग होता है वो इसी में होता है, शुगर में क्या होता है, ब्लड शुगर बढ़ती चली जाती है, इंसुलिन कम हो जाता है। अब इंसुलिन को क्या करते, फिर इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाया जाता है कि जाओ इंसुलिन का इंजेक्शन लो। इंसुलिन बीटा सेल प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि आप इतने ज्यादा खवड़ व्यक्ति थे कि आपने खा खा के इंसुलिन वाली कोशिकाओं को ही मार दिया, है कि नहीं। आप ये समझिए कि जैसे टंकी में पानी है, तो पानी कितने देर तक, जितनी टंकी की कैपेसिटी उतना ही तो निकलेगा ना। अब वो ऐसा थोड़ी है कि वो डेली डेली आप पूरा घर ऊपर से लेके नीचे तक धो और पानी एक ही टंकी रहे, तो ऐसे में नहीं होता काम ना, पानी की भी एक लिमिटेशन है। ऐसे ही बीटा सेल्स है, उसकी उपयोगिता है। अगर चाहते हो कि बीटा सेल्स परमानेंट कार्य करती रहे तो मंडूकासन और ये क्या कहते हैं मयूरासन, मयूरासन हल्का धीरे धीरे लगाते हैं, और मत्स्येंद्र आसन, यानी जो स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेज हैं, आसन है, वो आपके बीटा सेल्स को एक्टिवेट रखने में बहुत हेल्प करेगा। बीटा सेल्स को एक्टिवेट रखना बड़ा आवश्यक माना जाता है। कभी भी अगर मीठा वगैरह खाएं तो थोड़ी देरी के बाद से ही कार्बोहाइड्रेट
वगैरह लीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आपके थाली में कम से कम 4 रंग तो दिखे आपको, ठीक है। 2 रंग में काम नहीं चलेगा। अगर 2 रंग की चीजें खाते हैं तो फिर आपके लिए बेकार है। 4 कलर, 4 टाइप्स ऑफ कलर आपको दिखना चाहिए आपके थाली में, ठीक है। और एक और सिद्धांत चलता है कि खाना खाने के बाद मीठा जरूर खाना चाहिए, इससे खाना पचता तेज है। अरे खाना पचता नहीं, जबरदस्ती ये पचाने के लिए एक्टिवेट कर रहे हो, पैनक्रियाज को एक्टिवेट कर रहे हो कि चलो शुगर भी आ गया है, निकालो वहां से इंसुलिन, पचाओ सबको, ताकि वो शुगर का एक एक हिस्सा लेके मतलब उसको यूटिलाइज करा ले। इसलिए लोग शुगर खाते हैं, लोगों को लगता है पचता बढ़िया। पचाने का सबसे बेहतरीन तरीका हींग है। हींग अगर पचाना है ना तो हींग खिलाइए। जैसे आजकल क्या मीठा दे देते हैं, खाना खत्म हो गया ये लीजिए एक स्वीट तो खाइए, मीठा खाइए, ऐसा नहीं। गुजरात में मैं भी था थोड़े दिन पहले, 10 दिनों तक गुजरात में था। गुजराती बहुत बढ़िया कार्य करते हैं। वो दाल मीठी जरूर देंगे बेचारे, लेकिन खाने के बाद आपको हींग और सौंफ देते हैं कि ये लो हींग खा के मुंह खराब करो अपना, एटलीस्ट कम से कम पेट तो सही रहेगा, ठीक है। तो हींग और जीरा, अरे सौंफ खाना चाहिए कोशिश। आजकल रेस्टोरेंट्स वगैरह में वो रंगीन सौंफ दे देते हैं, वो नहीं खाना चाहिए, वो बेकार है आपके लिए। सौंफ अपनी रखिए और अपनी सौंफ खाइए, क्योंकि वो जो रंगीन वाला है उसका जो कलर है ना, वो कलर आपके लिए हानिकारक है, ठीक है। अब बात आती है डेल्टा सेल्स की। डेल्टा सेल्स लिखिए, डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टेटिन रिलीज करता है। सोमैटोस्टेटिन रिलीज करता है। भगवान को पता ही है आपको कि सबसे ज्यादा यदि आपके ऊपर कौन विश्वास नहीं करता, अगर आपका बच्चा विश्वास नहीं करता तो काम चल जाएगा, सास ससुर नहीं करते तो भी काम चल जाएगा, लेकिन पति विश्वास ना करे तब तो सारा काम बेड़ा कर। लेकिन भगवान को भी आपके ऊपर विश्वास नहीं है। सही बात तो ये है, आपको बहुत लिमिटेड कंट्रोल दिया आपके शरीर के ऊपर। आप अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने कान को कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ मांसपेशियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे ही आपके पैनक्रियाज को आप पे भरोसा नहीं है। उसने 2 चीजें आपको बता दी, अल्फा और बीटा, कि ये लो सेल, ये सेल्स आपके लिए मैंने दे दिए। लेकिन डेल्टा सेल इसीलिए दे दी क्योंकि ये दोनों प्रोड्यूस करता है। जब दोनों कार्यक्रम ना हो, जो भी जिसकी आवश्यकता हो, ज्यादा खा लिया तो अगर मान लीजिए एक आधा लीटर क्या, आधा किलो रसगुल्ला खा गए तो ऐसे में कौन काम करेगा? फिर डेल्टा सेल्स को भी एक्टिवेट होना पड़ेगा। बीटा सेल कितने देर तक काम करेगी, ठीक है। तो ये दोनों कार्यों के लिए सोमैटोस्टेटिन का कार्य क्या होता है, ये दोनों इंसुलिन को भी और ग्लूकेगॉन को, इन दोनों को रिलीज करता है आपके पैनक्रियाज के स्वास्थ्य के लिए। ये डेल्टा सेल्स की खासियत है। और जो ये पीपी सेल्स होती हैं, पीपी सेल्स का क्या कार्य होता है? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं इसे। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का कार्य होता है आपके दोनों मतलब आपके पैनक्रियास के सारे हिस्से को कंट्रोल रखना, सारे हिस्से से काम कराना, पूरे पैनक्रियास के डाइजेस्टिव फंक्शंस को एक्टिवेट रखना, पाचन में उसकी पुरजोर सहायता लेना जितना हो सके। अब क्योंकि क्या है ना कि ये आप जो खा रहे हैं उससे ये कुछ नहीं ले रहा है, नहीं तो पेनक्रियाज में भी पथरी आप करा देते, आप इतने एक्सपर्ट हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये है कि पेनक्रियाज आपसे कुछ ले नहीं रहा है। लिवर तो बेचारा लेता है, उसकी मजबूरी है, सब पचाना पड़ता है, फिर बाइल को भेजना पड़ता है गॉल ब्लैडर में, तो बाइल तक भी चीजें जाती हैं, इसलिए गॉल ब्लैडर में पथरी हो जा रही है। लिवर तो खैर भेज देता है सब कुछ, तो इसलिए लिवर में नहीं है। लेकिन पेनक्रियाज कुछ नहीं लेता आपसे, वो उसका काम है सिर्फ आपको देना। आपका कार्य क्या है, आपको क्या देना है? आपको लीवर को देना है, क्योंकि पैनक्रियाज की जो एनर्जी है ना, उसका इनडायरेक्ट सोर्स जो है वो लीवर ही है। पैनक्रियाज ये सारे कार्य करेगा क्योंकि आप जो खा रहे हैं वो लीवर को जाएगा, लीवर उसको एक्सेप्ट करेगा, ब्लड को देगा, ब्लड जाके पैनक्रियाज को देगा, फिर उससे कोशिकाओं का डेवलपमेंट होगा, और फिर वो कोशिकाएं आपके शरीर के लिए कार्यरत रहती हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस चीज को पैनक्रियाज पचा रहा है, एक्चुअली वही पैनक्रियाज के लिए जरूरी है। इसलिए आप कुछ भी खा के ये मत सोचिए कि आप कुछ भी खा रहे हो तो उससे पैनक्रियाज ठीक ही रहेगा, ऐसा नहीं है। पैनक्रियाज को ठीक रखने के लिए आपके द्वारा खाए जाने वाले पदार्थों की भी उपयोगिता उतनी ही है जितनी अन्य चीजों की है। लिहाजा हर वो चीज जो आप खाएं उसके विषय में थोड़ा सा तैयार रहें। सर हाँ, पेनक्रियाज में स्वेलिंग वगैरह क्यों हो जाती है ये? अब रोग अब आएगा ना आपको, बता अभी तक तो उसके कार्य के विषय में जान रहे थे। स्वेलिंग क्यों, बहुत सारी पैनक्रियाइटिस, स्वेलिंग का मतलब ITIS, आइटिस, ठीक है। अब ये भी 2 प्रकार की होती है, लिखिए, पैनक्रिएटाइटिस। स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन मत बोलिए, किसी भी रोग में हो तो उसमें बस आइटिस उठा के लगा दीजिए, वो हो जाएगा स्वेलिंग। ऑटोमेटिकली आइटिस का काम ही स्वेलिंग होता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से तो ये वात रोग हो गया, सीधे सीधे आइटिस लग गया यानी वात रोग लग गया, है ना।
तो खाना पीना आपका वैसे ही कंट्रोल हो गया, माधुरी जी के शब्दों में। सीधे सीधे हर चीज में बात है तो फिर कुछ मत खाओ, ऐसे ही छोड़ दो। तो व्रत बहुत अच्छी चीज मानी जा सकती है। बहरहाल दो प्रकार का ये होता है इन्फ्लामेशन, एक एक्यूट होता है और क्रॉनिक होता है, यानी ताजा तरीन, और एक प्राचीन लंबे समय से चलता चला आ रहा हो वो। और ये दोनों जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग माना जाता है। दोनों की कंडीशन ऐसी होती है कि आपके शरीर के लिए घातक हो जाए। इसमें एब्डोमिनल पेन होना, वॉमिटिंग होना, खूब सारा मरोड़ होना, बुखार होना, ये सब बहुत कॉमन देखा जाता है। और क्रॉनिक वाले में लिख लीजिए, इसका इसका इलाज बताता हूँ। क्रॉनिक वाले में परमानेंट डैमेज होता है, परमानेंट डैमेज, परमानेंट डैमेज किसकी? कोशिकाओं की, कोशिकाओं का परमानेंट डैमेज। ये क्यों होता है? लंबे समय तक अल्कोहल यूज करना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का होना शरीर में, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का होना, एक्सेसिव वेट लॉस करने पे तुले रहना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हीरो हीरोइनों के साथ ही बहुत होता है कि किसी फिल्म में 80 किलो वजन बना लिया और एकाएक फिर 40 किलो पे ले आए। तो ये डाइट पे जाके और इतना हैवी वेट लूज करने का चक्कर, 2 से 4 किलो वाला जो हम लोग योग में कराते हैं ना, दैट इज फाइन, एक महीने में 2 से 4 किलो ठीक है बॉडी एवरेज के हिसाब से। लेकिन अगर आपने अगले व्यक्ति को बिल्कुल व्रत पे रखा दिया और किए जा रहे हो, हालांकि इतना तो एक्सपर्ट नहीं हो आपके 8 किलो घटा दो, लेकिन फिर भी एक अच्छी चीज ये है कि अगर कभी ये जान जाओ ये वाली विधि कि 8 किलो कैसे घटाते हैं, तो ट्राई मत करना, है ना, क्योंकि इसमें फिर आपको डाइट वगैरह बहुत देनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें इसमें, इंजेक्शंस वगैरह भी लोग यूज करते हैं। हाँ, तो ये क्रॉनिक हो जाता है, क्रॉनिक के लिए। अब लिखिए एक्यूट पैनक्रेटाइटिस में लो फैट फूड सहायक होता है। इसमें सादी दाल, सिंपल दाल, नौरत्न वाली चपाती, बॉइल्ड वेजिटेबल्स जिसमें पालक, उबला हुआ कैरेट, पंपकिन सीड्स, ठीक है, स्कीम्ड मिल्क हो गया, पतला पानी वाला दूध जो होता है। पानी वाले दूध को टोन्ड मिल्क करके बोलते हैं ना, टोन्ड मिल्क। पढ़ी लिखी भाषा टोन्ड मिल्क है, वैसे सिंपल भाषा में पानी वाला दूध कह सकते हैं उसे। पानी वाला दूध वैसे आप मान के चलो सिर्फ सफेद ही पी रहे हो और उसमें कुछ है ही नहीं, है ना। कुछ फ्रूट्स हो गया, जैसे सेव हो गया, सेव का वो ऊपर का छिलका हटा लेना होता है इसमें, इस पैनक्रेटाइटिस में, ठीक है। पियर हो गया, वो बड़ा लाभकारी। कुछ सूप जैसे लौकी का सूप, टोमेटो सूप, ये भी लाभकारी माना जाता है। जितने भी तेलीय पदार्थ है उसको पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, पूरे तैलीय पदार्थों को। क्रीम वाली चीजें भी छोड़ देनी होती है, क्रीम वाली जितनी चीजें होती हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में बनाते थे सिर्फ बृहस्पतिवार को, क्या उसको बोलते हैं, फ्रूट पीले कलर का, बता क्या बोलते थे वो, भूल गया। होता क्या बनता है जो क्रीम जैसा बनता क्रीम, है? हाँ? फ्रूट क्रीम, नहीं नहीं, फ्रूट क्रीम नहीं, कस्टर्ड भी होता है। कस्टर्ड, 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 यस कस्टर्ड। हाँ, क्या बेहतरीन कस्टर्ड, मतलब मुझे लगता है मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन डाइट मैंने कस्टर्ड खाई है यूनिवर्सिटी टाइम पे। अभी भी अगर हम लोग जाते हैं अपने यूनिवर्सिटी में, तो एक चीज बृहस्पतिवार के दिन को मैं चूज करता हूँ इन जनरल कि मैं जाऊँ बृहस्पतिवार के दिन, पीला कस्टर्ड बना के देते हैं, अद्भुत। लेकिन वो नहीं खाना चाहिए, अगर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हो तो कस्टर्ड जैसी चीजें नहीं खानी चाहिए। कोई भी चीज जो पैक होके प्रोसेस हो वो नहीं खानी चाहिए, ठीक है। और यही क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस में, क्रॉनिक वाले में थोड़ा सा सिगरेट वगैरह छोड़ देते हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर मानी जाती है, तो इन जनरल अल्कोहल वगैरह छोड़ते हैं, सामान्य जीवन शैली अपनाते हैं, पानी पीने पे व्यापक ध्यान देना होता है, और बाकी सारी डाइट वगैरह सब इसी में होता है। एक इसमें घातक रोग होता है पैनक्रियाटिक कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर। देखिए इसमें कैंसर, पैनक्रियास की कोशिकाएं, पैनक्रियास की कोशिकाएं इरेगुलर ग्रोथ करने लग जाती हैं, पैनक्रियास की कोशिकाएं इरेगुलर ग्रोथ करने लग जाती हैं।
इरेगुलर ग्रोथ करने लग जाती हैं। सामान्यतया ये हैवी डोज की दवाएं, डोज की दवाएं, मोटापा, फैमिली हिस्ट्री, रेडिएशन, टारगेट थेरेपी जानते हैं क्या होता है ना, किसी कोशिका को मारना हो तो सीधा उस पे रेडिएशन चला देते हैं, तीर लिटा के। जब बच्चेदानी वगैरह निकालते हैं ना, ऑपरेट करके बाहर करते हैं, उस समय भी ये होता है, इसको भी टारगेट थेरेपी बोलते हैं। अधिकतर केस में देखा गया है, लगभग 80% केस में मेरा अनुभव है कि यदि बच्चेदानी से संबंधित परेशानी हुई, बच्चेदानी जब महिलाओं के लिए, तो अगर उसमें गांठ बनी और यदि आपने ऑपरेट करके बाहर निकालने के बजाय उसको अंदर ही हील करने की कोशिश की, तो गारंटेड कैंसर। और कहाँ का कैंसर होगा ये ईश्वर जाने। इसलिए कभी भी बच्चेदानी वाली परेशानी को अवॉइड करने, खास करके 40 45 के बाद से लेके और 50 55 तक के बीच का समय महिलाओं के लिए बहुत जरूरी टाइम पीरियड माना जाता है, बहुत जरूरी। इसमें बच्चेदानी से पेट में हल्का सा भी दर्द हो तो पहला टारगेट रखना चाहिए, बच्चेदानी को चेक करा लें इनिशियल स्टेप, क्योंकि इसमें नर्वस जो सेल्स की कोशिकाएं हैं वो बहुत कम है, तो आप बहुत कम पहचान पाएंगे कि आपको क्या हो रहा है। तो यानी दिमाग रीड नहीं कर पा रहा है और समझ नहीं पाएगा। लेकिन अगर परेशानी हुई और आप किसी महंगे हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए, पहली चीज बिल्कुल ये अपने दिमाग में हटा दीजिए। महंगा हॉस्पिटल वो बोलेगा आप इसको हम अंदर ही ठीक कर देते हैं, काट के निकाल देते हैं, और उसके बाद वो टारगेट थेरेपी देगा, तुरंत आपको कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए, और मैं अधिकतर केस देखा हूँ, खूब सारे केस मैंने देखे, इसमें बच्चेदानी वाली परेशानियों में कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा। और जैसे ही गांठ बने, जैसे ब्रेस्ट कैंसर जब होता है, गांठ बनने की संभावनाएं ब्रेस्ट कैंसर के निपल के बिल्कुल माइनर एरिया में अगर गांठ बने, दैट इज ओके, वो गांठ नहीं मानी जाती। लेकिन यदि मध्य में कहीं बने तो आप इंस्टेंट प्रभाव से डॉक्टर का रुख कर लीजिए, और वहां पे भी टारगेट थेरेपी लेने से बचिए, क्योंकि वो अंत में क्या, एक हमारे यहाँ नोएडा में एक बड़ा हॉस्पिटल है, छिजारसी में, SJM हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। उनकी जो ऑनर है मेरी क्लाइंट रही है, मैं उनको योगा सिखाया। उनकी एक बेटी है, वो भी डॉक्टर है, दांत वाली डॉक्टर है, नीट नहीं निकाल पाई ढंग से तो दांत की डॉक्टर बन गई है ना। उस बेचारी को कैंसर हो गया, और उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। उसको अब मतलब उसकी माता को खुद अपने बेटी का एक स्तन काट के निकालना पड़ा, ब्रेस्टलेस लड़की हो गई वो बेचारी। तो आप सोचिए कि डॉक्टर जिनका इतना बड़ा अस्पताल है, मुझे लग रहा है 200-300 बेड तो होगा ही होगा, एकदम हाईवे पे है उनका बस। तो 200-300 बेड के हॉस्पिटल वाले मालिक की बेटी को भी अगर ये ऐसा हो जा रहा है, तो सामान्य आदमी तो सामान्य आदमी है कि नहीं। इसलिए, और बड़ा बेकार जीवन हो जाता है फिर उसके बाद, बहुत कष्टकारी, मतलब एक स्ट्रेस मैं हमेशा देख सकता हूँ उस लड़की के चेहरे पे, एक अननेसेसरी का स्ट्रेस जो है। जब भी मैं उनके घर पे जाता हूँ तो आई कैन सी नेगेटिव स्ट्रेस ऑन द फेस ऑफ द लेडी। वो हमेशा ऐसा लगेगा कि हाँ किसी बात को लेके व्याधिग्रस्त है। इसलिए छोटी सी भी व्यवस्था हो, देखिए सिगरेट पीने से भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो अगर लड़कियां सिगरेट पी रही हैं तो कंट्रोल रखिए, सबसे बड़ी चीज है कंट्रोल। ठीक है, और आजकल कूल लगने का जो सिद्धांत है ना, ठंडा लगने का जो सिद्धांत है, वो बड़ा परेशान करता है कॉलेजों में, कि लोग कूल लगते हैं, सिगरेट पीते हैं, हाँ पीते हैं, ले आओ फिर, पहली बार ही पी रहे हो बेशक, पीते खींच मतलब छींकने लग जाए। क्योंकि मैं भी ऐसे संस्थानों में पढ़ा हूँ जहाँ पे मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि कूल लगने के लिए वो अपने पारिवारिक इतिहास को बिल्कुल छोड़ के, धूमिल करके, और कुछ भी मतलब किसी एंगल तक पहुंच जाने को तैयार रहते हैं। घर से निकलेंगे सूट सलवार में, गाड़ी में जाते ड्रेस परिवर्तन, परिधान परिवर्तन, और फिर आ जाएंगे बिल्कुल योब्रो वाले परिधान में। वो ऐसा लगेगा कि जैसे, मतलब क्या जरूरत है फेक दुनिया जी, फेक जीवन जीने का क्या क्या उपयोगिता है ऐसे फेक जीवन, है ना। तो कुल मिला के बात यही है। अब बात आगे बढ़ते हैं। एक फेवरेट और मोस्ट फेमस डिजीज क्या है, डायबिटीज मिलीटियस। नाम तो सुना सुना सा लग ही रहा होगा। ठीक है, अच्छा इसका एक, इससे पहले ये तो लिख लें, कैंसर का इलाज तो लिखा ही नहीं कि क्या कैसे ठीक ठीक करेंगे। पैनक्रियाज में कैंसर ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है। खिचड़ी, ओट्स खाना सबसे जरूरी चीज है। इसलिए हफ्ते की एक डाइट खिचड़ी जरूर रखें। उस दिन पैनक्रियाज को कम काम करना पड़ता है, नहीं तो आपके खाए हुए
उल्टे सीधे एमलगेशन को, यदि आपको सामने से, वो तो कहिए आंख है बेचारी कि आप देख नहीं पा रहे, आंख बाहर देखती है, एक आंख यदि अंदर देख पाती तो आप खाने से पहले 20 बार उल्टी करते, 20 बार। क्योंकि आप क्या करते हैं, रोटी आपने तोड़ा, उसको पहले दाल में डिप किया, फिर थोड़ी सब्जी उठाई, हरे कलर की चटनी उठाई, थोड़ा दही भी उठा लिया, और सब मिला के एक बार मुंह में मिला लिया। अब उसको जरा बाहर निकाल के चेक करो कैसा जाएगा वो पेट में। और पेट वाले इंतजार कर रहे होते हैं अंदर से कि ऊपर से कुछ गिरेगा तो देखेंगे क्या खाएंगे, और आप क्या खा रहे हो, आप उसको अलग अलग कलर का मिला हुआ ऐसा ऐसा काइम भेजते हो। काइम मस्ट बी ज्यादा ज्यादा 2 कलर का हो, ड्यूअल कलर हो, ट्राई कलर हो, मल्टीपल कलर, 20 कलर का काइम। वो बेचारा पेट सोचता है कि इसको कैसे साफ करूं मैं, क्या क्या चीजें हैं। पहले दही प्रोडक्ट को अलग हटाओ, लैक्टोबैसिलाई को अलग हटाओ, इसको अलग हटाओ, दाल वाला प्रोटीन वाले को ये ले जाएगा, इस कार्बोहाइड्रेट को ये ले जाएगा, फैट को ये ले जाएगा। अब उसके बाद खाने के बाद उसी में कोल्ड ड्रिंक को और भेज दो। अब वो अपने सर पे हाथ मार लेता होगा कि भगवान हम काम कर ही रहे थे, ये क्या जुल्म है, ये क्या कार्बोनेटेड वाटर और भेज दिया, अब तो मैं काम भी नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि उसको कोल्ड ड्रिंक को आप शीशे में हिला दिए तो देखिए वो कितना तेज बाहर में जाता है, और आप उसको बिल्कुल पेट में भेज देते हो, कार्बोनेटेड वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलके उसको जुल्म कर रहा है ना उसके ऊपर। तो वो सोचते हैं मरो, तुम्हारे भाग्य में ही मरना लिखा है। फिर वो फिर भी शरीर है बेचारी, धीरे 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 आप पचाते पचाते, उसी में मीट खाने वाली जो प्रजाति है ना, आदि मानवों की जो प्रजाति, राक्षसों के रूप में घूमते हुए मानव, वो क्या कर रहा है, मीट खा, मीट को पचाने में 5 दिन का समय, आज का मीट 3 दिन बाद तक पच रहा है, कैसे पचेगा वो। तो ऐसे में पेनक्रियाज वगैरह बहुत प्रभावित हो जाता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हफ्ते में 1 दिन व्रत जरूर रखें। अब इसका लाभ उठा लीजिए, किसी भगवान को खुश कर लीजिए। बुधवार को रखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, है कि नहीं, शुक्रवार को संतोषी माता भी हो गई है, लेकिन अगर मंगलवार को करेंगे तो मे भी काम चल जाए अपना, रविवार को करेंगे तो और लाभ है आपके लिए। तो कोई एक दिन जरूर चुन लीजिए व्रत का, वो आपके लिवर और पैनक्रियाज के लिए बहुत बढ़िया चीज है। दूसरी चीज आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप एक दिन खिचड़ी का आहार लें, एक दिन रात्रि का आहार त्यागें, रात्रि को भोजन ना करें, दिन में भोजन खूब सारा करें, दिन का नाश्ता कीजिए, रात्रि का भोजन त्यागिए। कोशिश ये करना चाहिए एक उम्र के बाद रात का भोजन करें ही ना, या 5 बजे से पहले, सूर्यास्त से पहले कंप्लीट कर ले रात्रि का भोजन। कोशिश, हमारे यूनिवर्सिटी में यही नियम शुरू से दिया जाता है, जो भी 3 साल का कोर्स हो, 2 साल का कोर्स हो, नियम ही ये है। पहला आहार आपको मिलेगा 9 बजे से शुरू होता है, 10 साढ़े 10 बजे तक। और दूसरा आहार आपको मिलेगा 4 बजे से लेके 6 बजे तक, 6 से 7 बजे तक, 6:30 बजे तक अंतिम हो जाएगा। तो हम लोग भी, मेरे क्लास के कुछ लड़के थे, वो रोटी चुरा के लाते थे मतलब रोटी ले आते थे, बाकी मैगी रोटी खाते थे रात को 1 बजे, निशाचर, रात्रिचर जिसको बोलते हैं। मैगी बना ली अपने हॉस्टल में बना ली, और रोटी चुरा के ले आए बैग में भर के। बाद में उस पर भी कंप्लेन वगैरह हुई तो रुक गया, लेकिन रोटी ले ही आते थे वो कैसे ना कैसे करके जुगाड़ करके। और ये टारगेट था कि 5 तुम लाना, 5 तुम लाना, 5 तुम लाना, बस हो गया काम अपना, पैसे खा ले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ने नियम बनाया, वो आपके हित के लिए बनाया। आपको क्या करना चाहिए कि 4 बजे से लेके और 7 बजे के पहले खा लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, वॉक कीजिए। 8 9 9 बजे हम विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है, गाना बजता था, और 9 बजे फिर शयन शुरू। आगे चलिए, फिर दूसरा है मूंग दाल। आपके लिए जो येलो लेंटिल्स होती है ना, वो आपके लिए बहुत बहुत रामबाण चीज है मूंग दाल। कोशिश कीजिए कि उसको चने के साथ भिगो के, मूंगफली मूंगफली के साथ भिगो के, उबाल के, कैसे भी करके, वो आपके लिए आवश्यक है। यदि आप ये वात पित्त और कफ वाले रोग की श्रेणी में नहीं आते हैं। मैं ये बातें जिस सामान्य व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ, और सामान्य बीमारू व्यक्ति के लिए नहीं, ठीक है। लौकी आपके लिए, सीजनल लौकी बहुत जरूरी है। जब सीजन हो लौकी का, तो लौकी जरूर खाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। लौकी के विभिन्न स्वरूप में आप, लौकी का तो जूस भी बनाते हैं, लौकी का मीठा जूस भी बनाते हैं, लौकी का हलवा, हाँ लौकी का हलवा ये बड़ा फेवरेट है मेरा लौकी का हलवा बहुत बढ़िया लगता है, तो लौकी का हलवा खा सकते हैं। मतलब लौकी जानी चाहिए आपके शरीर में। टिंडा नाम की एक प्रजाति पाई जाती है, जिसको दुनिया बहुत घृणा करती है, खास करके ये स्टैंड अप कॉमेडियंस बहुत घृणा करते हैं टिंडे से है ना, कि टिंडा कल क्या बना था, टिंडा आज क्या बना है, टिंडा कल क्या बनेगा, टिंडा। तो टिंडा भी बहुत जरूरी है आपके पैनक्रियाज के लिए, टिंडा बहुत जरूरी माना जाता है। कैरेट का भी नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है, कैरेट, ठीक है। और पंपकिन सीड्स, मैंने आपको पहले बताया, पंपकिन और पूरा पंपकिन, सीताफल जो है वो बहुत लाभकारी होता है पैनक्रियाज के लिए। और भारतीय महिलाएं एक्सपर्ट थी आयुर्वेद में, आजकल तो खैर मसाला
MDH का मसाला खरीद के आ जाता है तो उसमें पता नहीं क्या क्या मिला है। पहले घर में पीसा जाता था मसाला, उसमें मिलाई जाती थी चीजें, क्या क्या। सबसे पहले हल्दी कूचा जाता था, तो हल्दी बहुत जरूरी है। उसके बाद जीरा बहुत जरूरी है, जीरे में सब्जी भुनी जाती है, शुरुआती उससे होती है ना। सब्जी जो मुझे आती है टेक्निक, उसमें मैं जीरा सबसे पहले फ्राई करता हूँ तेल डालने के बाद पहला काम जीरा। तो जीरा बहुत लाभकारी है आपके लिए। धनिया अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा धनिया ही होता था। बाकी चीजें अगर 100 ग्राम है तो धनिया आधा किलो, ठीक है तो धनिया बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि धनिये का आपके दोनों लीवर पे भी और पैनक्रियाज पे भी बहुत सकारात्मक असर है, बहुत सकारात्मक असर, ठीक है। फिर आती है बात अदरक की। अदरक ये चटनी में जरूर खाना चाहिए, अदरक को चटनी में मिलाने की आदत डाल लीजिए। अदरक आपके लिए बहुत लाभकारी है। और खाने के बाद खाया जाने वाला पदार्थ है सौंफ, वो आपके पैनक्रियाज के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। पपाया एप्पल, पपाया एप्पल और केला, ये तीनों चीजें आपके लिए अगेन इंपॉर्टेंट है। कोकोनट जो होता है, कोकोनट उसका पानी वाटर, वो भी लाभकारी है, ठीक है। गिलोय नाम का एक पौधा आता है, आपने सुना होगा, कोरोना ने हर व्यक्ति को गिलोय से परिचय कराया, हम लोग उससे पहले से जानते हैं। तो गिलोय आपके लिए बहुत लाभकारी है। गिलोय के साथ साथ कुटकी एक चीज होती है, कुटकी का नाम आपने सुना नहीं होगा शायद, कुटकी, कुटकी बहुत लाभकारी है। त्रिफला भी बहुत बढ़िया माना जाता है, ठीक। त्रिफला और आंवला तो एज यूजुअल आपके खाने के लिए बेहतरीन है ही है। आंवले का मुरब्बा, अचार, किसी भी फॉर्मेट में अंदर जाने दीजिए। आंवला इज इम्पोर्टेंट, कच्चा जाए तो द बेस्ट है, जूस में जाए तो द का ट्रिपल बेस्ट है, ठीक है। तो ये है पैनक्रियास से संबंधित कुछ सामान्य व्यवस्था क्रम जो आपको लेना चाहिए। डायबिटीज मिलीटियस में क्या होता है? डायबिटीज मिलीटियस में हमें अपने इंसुलिन को कंट्रोल करना होता है। हाँ हाँ कहिए। सर पैंक्रियास के लिए करेला। करेला, 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 करेला नहीं बोला क्या मैंने? करेला है लाभकारी। देखिए जो नीम बहुत है, नीम बहुत बढ़िया है, करेला है, क्षारीय पदार्थ आपके लिए कुल मिला के बढ़िया ही है। लेमन भी, विटामिन सी वाला भी प्रोडक्ट बहुत बढ़िया माना जाता है, लेमन वगैरह, ठीक है। तो डायबिटीज मिलिटियस हो गया। एक और रोग लिख लीजिए बस, वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस, PCF, पैनक्रियास सिस्टिक फाइब्रोसिस। सर जेनेटिक आपने डायबिटीज मेलाइटिस में कुछ बोला था, क्या बोला था दो पहले? प्रकार का होता है, टाइप 1 टाइप 2। पहला टाइप 1 को क्या बोलते हैं? इंसुलिन प्रोड्यूस करने की क्षमता का कम हो जाना। और दूसरा है टाइप 2 को क्या बोलते हैं? इंसुलिन इफेक्ट के प्रति रेसिस्टेंट हो जाना, रेसिस्टेंस, प्रभाव से प्रभावित होना, प्रभावित होना। दो प्रकार का है, इसमें थोड़ा व्यापक चर्चा और है डायबिटीज मिलिटियस में, हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन इनिशियल स्टेप में हम इतना लिख लीजिए। एक और रोग लिख लीजिए, वो है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जेनेटिक डिसऑर्डर मानते हैं इसको, ठीक है। इसमें पैनक्रियाज का आकार प्रकार बढ़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ब्लॉकेज जनरेट होने लग जाती है, ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। और फिर मॉल न्यूट्रिशन, कितना भी खाएं पचता ही नहीं है वाला परेशानी शुरू हो जाएगा, ठीक है। पैनक्रियाज को यहीं से देते हैं विदाई। डायबिटीज मिलिटियस को होल्ड रखेंगे, आगे इसका थोड़ा सा अध्ययन और जारी रहेगा। तो आज हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के मेजर मेजर हिस्सों को कवर कर लिया। इसके बाद फिजियोलॉजी शुरू हो जाती है। फिजियोलॉजी माना कैसे कार्य होता है, कार्य इसका कैसे चल रहा है। रचना विज्ञान में ये चीजें जरूरी है। एनाटॉमी में पैनक्रियाज, लिवर, स्टमक और आपका एंजाइम जो आप खा पी रहे हैं, वो इन चीजों की आवश्यकता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फंक्शनल कार्य करना शुरू कर देता है। आपने जो खाया उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का उपयोग सिर्फ ये कि वो उसे एब्जॉर्ब करेगा, लिवर को भेज देगा, और आपने जैसा आसन किया उस हिसाब से आंतों से बाहर निकल जाएगा। तो वो आपके लिए उतना आवश्यक कार्य नहीं प्ले करता है जितना आवश्यक ये फंक्शनल यूनिट्स प्ले करती है।
तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए लिवर और पैनक्रियाज का जानना बाकी अन्य चीजों को जानने की अपेक्षा बहुत आवश्यक है। और मैं इसी आधार पे ये पूरा कोर्स ही पढ़ा रहा हूँ कि आप ये जानते होंगे कि इंटेस्टाइन क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है। यदि थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हैं तो हम लोग इस पे और चर्चा कर लेंगे, ताकि आप एक बार इसको एटलीस्ट देख तो लें ही। और बाकी मेरा यूट्यूब पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियो है, कई बार डाइजेस्टिव मैंने पढ़ाया है, तो वो वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। और कल हम लोग बात करेंगे फुफ्फुस संस्थान पे, लंग्स पे। फुफ्फुस यानी लंग्स, तो लंग्स के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा जारी है। हाँ, उसका नाम ही फुफ्फुस है। तो ठीक है, चलिए। और कोई बातचीत, कोई सुख दुख कष्ट परेशानी? हाँ। सर आपने ये बताया था कि ना जो फैट वाले लोग होते हैं उन लोगों को पतला करना मुश्किल होता है, तो सर वो आपने बोला था कि दूसरी चीज करनी होती है, इंटरनल योग कुछ करना होता है, तो सर वो क्या है? ना, वो तो फिर पूरा पूरा वो हो गया ना, पूरा पूरा कोर्स ही हो गया। उसमें तो फिर बताना पड़ेगा ना पूरा व्यापक रूप से कि कैसे कराते हैं। किसी दिन बता दूंगा मैं इस विषय को भी कि कैसे कराते हैं। ठीक है। जब आप सर बाहरी एक आइडिया 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 ऊपर ऊपर वाला। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने सांस लिया, ठीक है। इनहेल कीजिए, सांस अंदर रोक लीजिए और फिर तिर्यक ताड़ासन कीजिए, होल्ड करके सांस। तो ये इंटरनल प्रेशर क्रिएट करेगा। जनरल ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए आप कर रहे हैं तिर्यक ताड़ासन, तो वो बाहरी प्रभाव क्रिएट करेगा। सांस छोड़ के रोक दी, उसके बाद आप मोड़ रहे हैं, तो वो इंटरनल प्रेशर क्रिएट करेगा। एंगल बना लिया आपने, जैसे नौकासन लगा रहे हैं, नौकासन में सांस लिया, पेट फुला लिया, तो अब एयर भी अंदर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो ये इस तरीके से कार्य करता है। इसमें एंगल चेंज कर करके श्वास के साथ, है ना, टेक्निक लगा लगा के काम करता है। फिर बहुत लोग होते हैं उनसे आसन मूव करने को तो सांस भी होल्ड कर लेते हैं। हाँ नहीं, श्वास, वही तो, यही तो काम है टीचर का। टीचर को कल मैं देख रहा था किसी मॉल में, अर्चना जी योगा करा रही थी, कोई महिला थी, उनको मंडूकासन सिखा रही थी। तो मैं देख रहा था कि अर्चना जी का ध्यान जो है, इनडायरेक्ट ध्यान श्वास पे भी है। श्वास पे ध्यान बनाए रखना टीचर का सबसे बड़ा गुण है। और मेरा ये काम है कि मैं आपको देखूं कि आप सांस देख रहे हैं कि नहीं। आसन तो आंखें देख रही है ना, आप क्या देख रहे हो? आपका अंतर्मन देख रहा है कि उसका उसका विचार क्या है, किस थॉट से वो योगा कर रहा है ना। आपका आपकी चपलता ये देख रही है कि क्या वो मुड़ पा रहा है, तो सांस उसके अंदर थी कि बाहर थी, सांस लेके गया कि सांस छोड़ के गया, इनहेल एक्सेल। योगा टीचर एक योग की कक्षा में कम से कम 500 बार तो बोलता है, डीप इनहेल, गहरी सांस लीजिए, दोनों हाथ उठाइए। वो भूल चुका है, वो ये बात इतनी बार बोल चुका है कि योगा टीचर ये भूल चुका है कि वो यही बोल रहा है कि सांस लीजिए। उसका काम है सिर्फ बोलना। और क्लाइंट भी धीरे धीरे एक कंडीशन में आ जाते हैं कि अच्छा सांस लीजिए, तो वो भी अपना आराम से ले रहे हैं। टीचर बोल के भूल गया, गहरी सांस लीजिए, अब चाहे आप सांस छोड़ रहे हो, टीचर को फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो एक इस कंडीशन को वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, इसका नाम है भूल गया। बोलते हैं कि एक समय के बाद, जैसे होता है ना कि किसी बच्चे को बोल रहे हो अरे पढ़ाई कर ले, अब पढ़ाई करके बोल दिया, वो बच्चा भी नहीं सुना और इधर से निकाल दिया, और आप भी बोल के इधर से सुन के बोल के भूल गए। तो पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं। ऐसे ही होता है टीचरों के साथ कि गहरी सांस ले लीजिए, अब क्लाइंट भी सोच रहा है कि बोल दिया तो बोल दिया, वो सुन तो रहा है लेकिन उसका दिमाग उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है। और नए नए जब क्लाइंट होते हैं, आप देखिए, जैसे बोलते हैं गहरी सांस लीजिए, वो तुरंत कॉन्शियस होकर गए, तुरंत गहरी सांस लेंगे, तो आपको लगेगा हाँ हाँ सांस लिया है। और वही 1-2 महीने बाद वाला क्लाइंट, आप उसको बोले गहरी सांस लीजिए, वो आराम से उधर ही पड़ा हुआ है, आप भी पड़े हुए हो, लेना है तो ले, नहीं लेना है कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचर को हमेशा अपनी क्लास में जाने समय ये मानना चाहिए कि वो ट्रायल देने जा रहा है, पहली क्लास है उसकी, चाहे कितनी भी पुरानी क्लास हो। तो आप ये हमेशा मान के जाइए कि ट्रायल देने जा रहे हैं, इसके बाद ये क्लास कंफर्म होगी कि नहीं होगी, ईश्वर जाने। हमेशा पहली क्लास में। तभी वो, आप जब बोलेंगे सांस एक बार लीजिए, बोले गहरी सांस लीजिए, और वो सांस नहीं लिया, तो उसको रोक के बोलिए मैंने बोला सर सांस लीजिए, का मतलब सांस लीजिए, तब वो सुन के फिर लेगा, अच्छा इस बार सीरियस हो गया आपने बोला है ना। तो ये ध्यान सब देते रहना चाहिए। ठीक है। और कुछ? सर थोड़ी दुख परेशानी ये है कि हाँ कभी कभी आप फ्लो में 2-3 वर्ड्स इकट्ठे बोल जाते हैं तो एक वर्ड मिस हो जाता है। हाँ, ये मेरी भी परेशानी, मैं क्या बताऊँ, इससे मैं खुद ही व्यथित हूँ। बड़ी, अब कोशिश करूंगा मैं कि ऐसा तो तो सर 2-3 वर्ड्स के लिए पूरा वीडियो दोबारा देखना पड़ता है। ठीक तो है, इससे व्यूज बढ़ता है ना यूट्यूब पे। ऐसे नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा एक आधा वर्ड बोल के और होल्ड करूं। मैं असल में सोचता हूँ ना कि आप समझ रही हैं, मैं सीरा वाली क्लास देना चाहता हूँ। सीरा समझते हैं? सीरा जैसे चम्मच में 1 चम्मच चीनी दे दूं वो भी मीठा लगेगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कंसंट्रेटेड इतना ज्यादा दे दूं कि एक क्लास में आप उस सीरे से कई ग्लास रस बना सके।
समझ रहे हैं? एक गिलास में आपको एक गिलास चीनी दे दूं, उससे आप एक ही गिलास बनाएंगे, लेकिन अगर मैं आपको एक गिलास सीरा दे दूंगा ना, जलेबी वाला, तो उससे आप 20 गिलास चीनी बना देंगे। तो मैं सोचता हूँ 10 ही दिन का है, आप 10 ही दिन में पूरी एनाटॉमी को खर्च करना है, जिसको मैं 5 साल से सीख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। तो ऐसे में लगता है कि नहीं नहीं, ये रह गया, ये रह गया। अभी आज एक नाम लिया मैंने कोशिका का, सबने सोचा है ये कौन सी कोशिका निकल गई ये नई कोशिका आ गई। फिर मैंने डोपामीन वगैरह का नाम लिया तो सोचा हाँ हाँ, ये तो सुना सुना सा लग रहा है ना सर हाँ, उससे पहले आपने, मैंने वही नहीं लिखा है डोपामिन, और उससे पहले आपने क्या बोला था, क्या वो बोला? नहीं लिख पाई मैंने। कौन बताएगा, बताइए। वो मैंने, यस, नहीं लिख पाई। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन बोला था सर। उससे भी पहले कुछ बोल, और एक और 3 चीजें बोली थी। 3 बोली थी, अभी पता लग जाएगा। हाँ, सेरोटोनिन, डोपामिन, और एक और था जो आपने पहले बोला था, उस वो क्या था? कौन बोलेगा? बोलो भाई। सर आधा लिखा है, इन्फो करके कुछ है। तो पूछते भी देखा सर, सब ऐसे ही, हम सब ऐसे ही हैं, लिख नहीं पाते हैं जल्दी पूरा। मैं तो मैं उसी से मैं आपको पूछना चाहिए था, मैंने क्या बोला भाई, मैं वही भूल गया। और देखिए, किसी ने लिखा तो होगा ही कुछ तो। सर वो ट्रिप्टोफन करके बोला था आपने, हम्म 3 बोले थे, ट्रिप्टोफन, तो डक्ट के सेरोटोनिन और विषय में मैंने डोपामिन। बोला था, डक्ट्स के विषय में मैंने बोला था। विल्सन डक्ट होती है, सेरेटोनी डक्ट होती है, इसके विषय में बात कर रहे हैं आप। हम्म सर आपने जब न्यूरोट्रांसमीटर बताए थे ना यस कि सर, क्या न्यूरो होते हैं, ट्रांसमीटर में तब आपने आपने ये बताया था 3 वो। नाम बताए थे। न्यूरो तो, फंक्शंस में काम करता है, उसके बाद आपने 3 नाम बताए थे। तब हम्म आपने फिर उसके बाद बोला था हील्स डिफरेंट वुंड्स ऑफ बॉडी, दिस अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स। उससे पहले आपने सर 3 नाम क्या बोले थे? पहला एक तो आपने लिखा था न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो देखिए 3 4 4 ही 5 तो होते हैं मेजर। अगर मैं न्यूरोट्रांसमीटर की बात करूं तो नंबर 1 आपने लिखा ये क्या बोलते हैं, डोपामीन, ठीक है। उसके बाद एक होता है एनी, लिखिए मैं बताता हूँ, नीरो न्यूरोफिरीन। ट्रांसमीटर्स में सारे ट्रांसमीटर ही लिख लो फिर, इससे बढ़िया बेटर। न्यूरोफिरीन, एसिटोकोलिन, सेरोटोनिन, सोमैटोस्टेटिन और डोपामीन। गाबा जरूरी होती नहीं है आपके लिए, वो एडवांस हो जाएगी। फिर बोलूं? सर डोपामिन से पहले कौन सा मीन? एस्टोमिन? सेरोटोनिन। नहीं नहीं, हम्म न्यूरोफिरिन, हाँ, न्यूरोफिरीन, एसिटोकोलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन एंड एसिटोकोलिन, सोमैटो हाँ, सोमैटोस्टिन सोमैटोस्टेटिन, हाँ, सोमैट सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन। और बाकी सर खाने कभी पीने। कभी आप बोलते हो ना, तो जो लगता है इजी चीज वो पहले लिख लो, नहीं तो फिर वो भी छूट जाएगी हाँ, ऐसा ना कभी कि मैं भी नोट्स, लगता है। अगर मैं नोट्स बना के लिखवाऊँ ना, तो नोट्स देख के अगर लिखवाऊँ तो मुझे याद आ जाएगा कि मैंने क्या लिखवाया। अब वो बोल के निकल गई बात, अब वो बात निकल गई तो बात तक कैसे पहुंचे, अब बात याद करते हैं फिर, हाँ क्या है क्या है। न्यूरोट्रांसमीटर्स वैसे 4 5 ही होते ही हैं टोटल पैनक्रियाज में, तो आपको इसमें मतलब बहुत हाथ पर मारने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। 2 4 आप जनरली जानते हैं, ठीक, 2 4 को मैंने आपको बता ही दिया क्या है। क्या होता है एसीएच का कार्य, क्या होता है तो बताएगा? एसीएच का कार्य बताइए। अरे एसिटोकोलिन अभी लिखा तो ये जो बीटा सेल्स कार्य करती है ना, बीटा सेल्स, उसको यही तो एक्टिवेट करता है। बीटा सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए कैसे पता चलेगा पैनक्रियाज को कि आप कुछ खाए हैं, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर दिमाग से पूछता है, हाँ जी सर, साहब ने कुछ खा लिया है, क्या करें, तो बोले ठीक है, बीटा सेल्स को एक्टिवेट करो। ये सारा जो दिमाग से लेके और यहाँ तक बात पहुंच रही है ना, इसके लिए ये जरूरी है, एसिटोकोलिन। ये सब कैसे बढ़ता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को कैसे ठीक रखते हैं, इसीलिए प्राणायाम ज्यादा महान माना जाता है। आपसे पूछूं कि 10 कारण बताइए आसन को प्राणायाम के नीचे रखने का, प्राणायाम को अष्टांग योग में आसन के ऊपर क्यों रखा गया, तो उसका यही सब तो है उत्तर। उत्तर क्या है, क्यों आसन को नीचे रखा गया, प्राणायाम ऊपर रखा गया? इसीलिए रखा गया क्योंकि प्राणायाम पे अगर आपको प्रभाव, मतलब प्राणायाम से क्या होता है, आप अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट कर पाते हैं। न्यूरोट्रांसमीट ही है जो सारी चीजों को एक्टिवेट करने के लिए इजी इजी रोल प्ले करता है, बहुत आसानी से। ठीक है, एनी का क्या कार्य होता है? न्यूरो न्यूरोपाइन फेरिन बोलते हैं इसको, न्यूरोपाइन फेरिन। इंसुलिन से संबंधित जो एक्टिविटी है, ग्लूकोज से संबंधित जो एक्टिविटी है, उसके लिए न्यूरोपाइन एक्टिवेट होता है। सेरोटोनिन का क्या कार्य होता है?
वो पैनक्रियाज के दोनों फंक्शंस को एक्टिवेट करता है, पैनक्रियाज के दोनों फंक्शंस को, माने एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इसका इम्पैक्ट लैंगरहैंस की सेल्स के ऊपर भी पड़ता है। ठीक है। सोमैटोस्टेटिन का क्या कार्य होता है? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन के ऊपर प्रभाव। अच्छा, मैं बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गया हूँ एक ही बार में कि क्या आपसे छूटा होगा, है ना? ये तो क्या है, क्योंकि क्या इस पूरी क्लास का सबसे कठिन वर्ड था वो यही था, सर न्यूरोट्रांसमीटर। एक और बात पूछनी है। हाँ हाँ, पूछिए। सर एक बात और। सर आप डॉक्टर हैं, आपने पीएचडी की है कौन से सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट नहीं होता है योगा, से संबंधित टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक रिलेटेड होता है। हाँ तो जब आप मतलब टॉपिक, मतलब वही। हाँ तो हाँ, किस टॉपिक में किया? पूरा अपना रिसर्च आपको भेजता हूँ, आप किस पूरा टॉपिक में? देखिए। मेरा देखिए योगा इकोनॉमिक्स नहीं रहा नहीं नहीं है। सर, क्योंकि सर आपकी बहुत वास्ट नॉलेज है और आप हमें ऐसे पढ़ाते हैं जैसे हम भी आधे डॉक्टर हैं, बट ऐसा नहीं है, हम आधे डॉक्टर नहीं है। और इतने आप माइन्यूटली से बताते हैं कि इन्हें तो पता ही होगा, बता देता हूँ सर ऐसे। और हाँ आपको नहीं, नाम ही लिखने में कोई सेकंड बात लग जाते नहीं, हैं कि जानती सोचने है। में या टी आएगा, ऐसा आएगा, क्या आएगा। मैं बताता हूँ होता क्या है, जब मैं भी पढ़ता था ना, आप देखिए एक टीचर को, मतलब आप एक कक्षा 8वीं की क्लास के टीचर से क्लास लीजिए, और किसी 12वीं के टीचर से लीजिए, और किसी ग्रेजुएट टीचर से लीजिए, सेम टॉपिक को पढ़िए। तो हर आदमी ये मानता है कि अगर आप योगा टीचर हैं तो ये आपके, अभी जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछा था कि पैनक्रियास किधर है, लेफ्ट में है कि राइट में है, तो आप में से सिर्फ आपका उत्तर आया कि राइट में, और एक दो लोगों का हो रहा है, बाकी लोग सोच रहे थे कि क्या लेफ्ट है कि राइट है, लेफ्ट है कि राइट है, वो भूल गए। उनको नहीं आइडिया। पल्लवी है, पल्लवी जो है अभी स्कूल में बैठ के पहली बार, 12वीं की बच्ची है, 12वीं में है, 12वीं में हो ना पल्लवी, पहली बार पढ़ रही। किसमें हो? कॉलेज में हो? जो भी हो, कॉलेज में हो तो भी, तो पहली बार पढ़ रही। तो होता क्या है कि जब आप समुद्र के पास जाते हैं पानी लेने के लिए, तो धीरे धीरे आपकी पात्रता बढ़ती चली जाती है। आप धीरे धीरे सोचोगे अच्छा ये नहीं आता क्या, चलो इसमें थोड़ा और मेहनत करते हैं। तो बेसिक बात तो आप जान जाओगे, नहीं तो पैनक्रियाज के विषय में क्या बात है। पैनक्रियाज का सीधा सीधा अल्फा बीटा गामा सेल्स होती हैं, 3 बातें हैं, 3 चीजें जरूरी हैं। जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन के विषय में जान के काम खत्म। लेकिन इतने से अगर आप पैनक्रियाज को जान जाएंगे तो वो आपके लिए जरूरी नहीं है। हालांकि मैं अगर आपको, और अगर मुझे और पढ़ाना हो डीप, तो मैं एक ही टॉपिक सिर्फ सोमैटोस्टेटिन को पकड़ लूं तो वही 2 दिन 4 दिन का समय जाएगा। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप एटलीस्ट एक बार लिख लें कि आपके दिमाग में हो। डोपामिन के विषय में आप क्या जानते हैं? सिर्फ इतना जानते हैं कि दैट इज अ हैप्पी हार्मोन, खुशी से डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन अब आप डोपामिन को अगर इतना जाने तो दूसरी बार आप पढ़े तो दूसरी बार आप इतना जानेंगे कि अच्छा ये पैनक्रियाज में भी इसका कुछ तो योगदान है। ठीक है, इसका मतलब खाएंगे पिएंगे बढ़िया, खुश रहेंगे, अच्छा तो पचेगा। इतना तो आइडिया लगा ना। ऐसे ही धीरे धीरे आइडिया होता है। एक ही बार में आप पूरी किताब नहीं याद कर सकते। मेरे बगल में इस समय एट प्रेजेंट में तकरीबन कुछ नहीं तो 200 से ज्यादा किताबें हैं एट प्रेजेंट इस समय। और मैं कोशिश ये करता हूँ, ऐसा नहीं कि सारी किताब मुझे याद है, कोशिश ये रहती है कि हर समय कुछ ना कुछ नया ऐड हो। बहुत सारी चीजें भूलती हैं, बहुत सारी चीजें याद होती हैं। तो अभ्यास करते करते ऐसे, इसी का नाम है अभ्यास। इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। हम लोग आज भी बोलते हैं कि वी आर स्टूडेंट्स ऑफ एनाटॉमी, है ना। एक ही दिन में क्लियर बिल्कुल मतलब रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते आपके, आपको इतना आ गया। इसलिए धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आफत काल परखिए चारी, ये 4 चीजों का हमेशा योगदान है। धीरज सबसे पहला काम है, धीरज। आप कितने धैर्यवान हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। अभी देखिए आप अर्चना जी से मिलिए, मैं अर्चना कोई उदाहरण आपके सामने, पहले दिन से लेके जब पहली एनाटॉमी की क्लास ली थी तब से लेके और आज तक में दिन प्रतिदिन एक डेवलपमेंट आपके अंदर, खुद भी मैं डेवलपमेंट देखता हूँ। आप ही देखिए, जब आप पहली बार मिली थी तब से लेके और आज तक में कितना डेवलपमेंट, कितना अच्छा डेवलप, मतलब आप कुछ कुछ चीजें जान गई, नोट्स बनाना आ गया। जो पहली बार भी पल्लवी है, जितनी बातें मैंने इसको बताया मैं जानता हूँ 90% बातें भूल जाएगी। एक हफ्ते बाद आप इसे पूछे सब बात भूल जाएगी। लेकिन उसके 2 महीने बाद फिर अगर एक बार बैठेगी ना क्लास में तो याद आएगा, हाँ सुना तो है, एटलीस्ट एक बार सुना तो है ना। तो ऐसे होता है धीरे धीरे, यही शिक्षा है, विज्ञान की खासियत ये है। हाँ जी, दीक्षित जी कहिए। सर वो जो योग की किताबें वगैरह पढ़ते हैं तो सर उसमें जैसे आप लोग बताते हो पढ़ाते हो तो ज्यादा समझ में आता है, लेकिन जब खुद से पढ़ो तो सर वो बड़ी डिफिकल्टी होती हाँ, है। तभी तो हम लोग का काम चलता है, नहीं तो चलेगा। हम लोग लिखते ही ऐसा है सर कि आपको बहुत अकेले। डिफिकल्टी होती है, मतलब कि 2-3 पढ़ने में भी बहुत टाइम लग जाता है और उसमें भी मन नहीं लगता है। मैंने जो ये सर किताब ऐसे लिखी है, देखिए मैंने जो किताब ये लिखी है, ये किताब दिख रही है आपको? कॉन्सेप्ट ऑफ ये- वर्मा आयुर्वेदा, हाँ हाँ। हाँ, ये किताब मेरी अभी प्रकाशित हुई है जनरली, ठीक है।
छोटी सी किताब है। तो इसमें मैंने जो है अभी लास्ट में दिखाता हूँ आपको। अब मैंने इसमें एक एनाटॉमी का चित्र दिया है, ठीक है, और मैंने नीचे नाम नहीं लिखा है, ताकि आप देखें तो आपको लगे हाँ कुछ तो है ये आँख के आसपास का, लेकिन क्या है उसके लिए सर से मुझे संपर्क करना पड़ेगा। अब मैंने इधर पीछे एक चित्र दिया है, ये चित्र देखिए, समझ रहे हैं? आपको पता तो चल गया कि हाँ ये इधर ही प्रेस करना है, लेकिन इस पे प्रेशर कौन सा क्रिएट करना है ये आप पढ़ के थोड़ी जान जाएंगे। आपको आवश्यकता है, इसीलिए टीचर की आवश्यकता है ना। अगर आप एक्सपर्ट हैं, थोड़ा बहुत आप मर्म जानते हैं, तब तो आप जान जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रथम बार ये किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा मुझे पढ़ना चाहिए। और ये चित्र लास्ट में इस क्यों है, लास्ट में इसलिए है क्योंकि जब आप ये पूरा पढ़ते हुए आएंगे ना आगे से, अंग्रेजी में किताब है, आप लोग आएंगे तो मैं आपको दूंगा, ये अंग्रेजी की किताब है, तो जब आप पढ़ के आएंगे तो अंत में अगर आपने सारा पन्ना पढ़ा तो आप अंतिम में पहुंच के उसको समझ जाओगे। लेकिन अगर आप बीच में सिर्फ पन्ने पे पहुंच गए तो फिर तो बात नहीं, मजा नहीं देगी, फिर आप समझ ही नहीं पाओगे। इसलिए बीच का पढ़ना बहुत जरूरी, ठीक है। देखिए बीच में सर फिर कैसे भी कुछ टिप्स दीजिए पढ़ने के लिए कि कैसे पढ़ें, जो मतलब अभ्यास, क्योंकि बुक्स अभ्यास, तो पढ़नी ही चाहिए ना थोड़ा प्रैक्टिस, सा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, इसी का नाम अभ्यास है, इसी का नाम अभ्यास। प्रैक्टिस करने से जो चीज ना है वो आप, मैं तो अवेलेबल हूँ ही, मेरे से पूछिए जब भी आवश्यकता हो आपको लगे, तुरंत पूछिए। अब मर्म का है, अब जैसे मैंने अंग्रेजी में लिखा लेकिन मैंने पहला सूत्र संस्कृत में लिखा है, इसमें देखिए मैंने क्या लिखा है, ये तो आगे आगे ये है, क्या है, यत्र देशे यत्र देहे देशे पीड्यते सती रुक्ष विषमा भवती तत्च मर्म। मर्म विज्ञान पूरी तरीके से आयुर्वेद में है, लेकिन मैं उसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट कर लूंगा, सिंपल तरीकों से, जहां तक मैं अपनी एनाटॉमी जानता हूँ उसको। उसमें अभी एक किताब और प्रकाशित होगी, उसको देखिएगा, उसमें जितना एमबीए मैंने किया सब उसमें भर दिया, योगा और एमबीए दोनों मिला दिया, हाँ ना। तो ऐसे आता है, अभ्यास से आती है कुल मिला के चीज, ठीक है। और अगर आपको लगे कि थोड़ा और हल्के में चला जाए तो हल्के वाला एक और कोर्स लॉन्च होगा सर इसके। आपने बहुत सारी चीजें करी हुई है ना, हाँ मैंने एमबीए, एमकॉम, फिलोसफी है मैं समथिंग पॉलिटिकल करके कुछ। साइंस, मैंने 3 मास्टर डिग्री कर ली है। और अब जो है वापस मैंने एडमिशन लिया है एक एलएलबी के कोर्स में इस बार फिर अब मैं वकालत पढ़ रहा हूँ। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए किताब वगैरह भी लेके आ गया हूँ मैं। सबसे पहले लॉ ऑफ टॉर्ट, ठीक है, सबसे पहली किताब, इतनी मोटी सी किताब है। क्यों एलएलबी पढ़ना है, क्योंकि देखो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था क्योंकि योग में लोग राजनीति बहुत करते थे, पॉलिटिक्स करते थे, तो नाउ आई एम अ ट्रेंड पॉलिटिशियन आई कैन से। अब आप पॉलिटिक्स करके मेरे से नहीं जीत सकते। फिर मैंने योगा पहले एमबीए इसलिए पढ़ा क्योंकि मेरे को योगा का व्यापार देखना था कि हाउ दे आर डूइंग बिजनेस, क्योंकि लोग आपका किसने, अर्बन क्लैब जैसी जो कंपनियां हैं उसने बहुत लूटा, जस्ट डायल जैसी कंपनियों ने बहुत लूटा, इसलिए व्यापार थोड़ा सा समझने लगा। अभी मेरे ऊपर केस हो गया तो केस को समझने के लिए एलएलबी कर रहा हूँ। तो फ्री रहते हैं तो दिन में पढ़ाई कर लेते हैं, और क्या, 2 घंटे पढ़, 2 ही घंटे तो पढ़ना है। दो, अगर आपका आपकी प्रज्ञा एक्टिवेट है ना, तो आपको क्या है, आपकी प्रज्ञा एक्टिवेट है तो फिर आपको, आप 2 घंटे में पढ़ के 4 घंटे का डेटा अपने दिमाग में भर सकते हो बस, और बाकी। तो शुरू आपने योग से ही किया था ना। हाँ शुरू योग से किया था सबसे पहला, और योग में मैंने गोल्ड मेडल जब प्राप्त किया यूनिवर्सिटी टॉपर बनने के बाद, तब मैं अंदर वो कॉन्फिडेंस आया दैट आई कैन डू समथिंग। क्योंकि मैं 12वीं क्लास बायोलॉजी लिया ही नहीं था, मेरे पास ऑप्शन था कि 12वीं में बायोलॉजी लूँ, तो मैंने कहा नहीं नहीं बायोलॉजी आई कैन नॉट हैंडल। और फिर मैंने मैथमेटिक्स लिया एंड आई ऑब्टेन 50 आउट ऑफ 49 मार्क्स यूपी बोर्ड में। आप सीबीएसई में लेके आते हैं दैट इज गुड, लेकिन यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स अच्छा था, बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ मैं। अभी भी बगल में मैथमेटिक्स की 1-2 किताबें रहती हैं, जब भी मेरा दिमाग जैसे हैवी हो गया तो मैथमेटिक्स सॉल्व करने से वापस न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में दिमाग तेज लगता है। तो फिर बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया जब योगा में, देन आई गेन माय कॉन्फिडेंस, और फिर चीजें इस दिशा में आगे बढ़ी कि फिर लगातार सर तब। अब जब मैथ्स में अच्छे हो तो कुछ भी पढ़ सकते हो। हाँ बस वही है, मैथमेटिक्स वही है ना कि इंजीनियरिंग माइंडसेट आपका लगा रहता है, आपका दिमाग ऐसा रहता है। मेरी पूरी फैमिली अच्छे अच्छे मतलब पोस्ट पे रही, सब आईएएस, अधिकतर आईएएस अधिकारी हैं, पीसीएस ऑफिसर्स हैं, लेकिन मैंने योगा चुना, सो आई एम द सिंगल वन सर जो। उस टाइम जैसे कि आप बोले 12th के बाद आपने शुरू किया तो उतना तो योगा था भी नहीं, तो सर आपको हाँ उस इंस्पायर समय, क्या किया। अरे मेरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई योगा नहीं पढ़ा था उस समय। आई एम द फर्स्ट पर्सन हु रीड योगा इन माय डिस्ट्रिक्ट, इंटायर डिस्ट्रिक्ट। वो मेरे पिताजी को इंस्पायर किया किसी ने, तो पिताजी ने भेज दिया। हालांकि पिताजी के जो पिताजी मेरे दादाजी जो थे, तो वो बेचारे वो बड़े विद्वान व्यक्ति थे, तो उनका उनका किया धरा था। उन्होंने पिताजी के अंदर वो योग का बीज रखा दिमाग में, और फिर मेरे दादाजी ने उसको ही मतलब वही माइंडसेट चला रहा। फिर हम लोग यहाँ तक पहुंचे, फिर धीरे धीरे दादाजी भी अच्छे योगी थे। बनारसी आदमी 2 चीजें बाय डिफॉल्ट जान जाता है, पहली चीज संस्कृत, और दूसरी चीज योग धर्म शास्त्र, ये तो इसलिए हमें बहुत परेशानी नहीं। और दूसरी चीज की हमारा जो जीन्स है ना, वो जीन्स इसी संप्रदाय इसी व्यवस्था से आता है। मैं मतलब मेरा जो गोत्र है वो वशिष्ठ गोत्र से आते हैं हम लोग,
तो वशिष्ठ ऋषि पहले ऋषि थे जिन्होंने योग वशिष्ठ किताब लिखी। तो हमारे जीन्स में योगा है, तो इसलिए इजी हो जाता है हमें योगा को टैकल करना, पकड़ना, समझना। आपके ऋषि, आप लोग का गोत्र कौन सा है बताइए? आपको आपके ऋषियों के विषय में पता है? आपके जीन्स के विषय में पता सर उपमन्यु। है? हैं? उपमन्यु। उपमन्यु बताइए। हाँ, उपमन्यु। आपका? सर भारद्वाज। काने को गया है। सर हाँ, हमारा भारद्वाज। कश्यप। कश्यप वाले बड़े खतरनाक है। कश्यप ऋषि का इतिहास जानते? कश्यप कौन बोला? अर्चना जी कहेगा। और सारे देवता, सारे राक्षस सब कश्यप ऋषि की पैदाइश है। ये दोनों जो वर्ण है, कश्यप ऋषि से ही जितने नाग पैदा हुए सारे सांप कश्यप ऋषि है। इनकी जो पत्नी थी, उन्होंने 2 पत्नियां थी। बड़ी शानदार कहानी है कश्यप ऋषि की। उनकी पत्नियां थी, एक ने बोला कि मेरे को सांप दे दो, ताकि मतलब बच्चे के तौर पे सांप दे दो। 100 सांप, मतलब 100 बच्चे के रूप में सांप मांग लिया, तो सांप ही पैदा कद्रू हुआ। सर, कद्रू। हाँ, और उसके बाद फिर दूसरी क्या तो नाम था इन सबका, आहू बाहू, विंता, विंता। कुछ नाम था। तो उन्होंने क्या बोला कि, उसने बोला कि तो मेरे को एक काम करो, चील दे दो। ईगल। मेरे मेरी मतलब मेरी जो सौत है, इनके लिए इन्होंने सांप मांगा, तो मेरे को चील दे दो बच्चों के तौर पे। उन्हीं में से एक चील जो है वो विष्णु भगवान का गरुड़ बना। जो जो गरुड़ है वो विष्णु भगवान कश्यप ऋषि का ही बेटा है वो। तो कश्यप ऋषि से जितने भगवान देवता पैदा हुए, भगवान ने देवता जितने भी हैं, जैसे अग्नि वरुण, ये सब कश्यप ऋषि की पैदाइश माना जाता है। कश्यप ऋषि का इतिहास बड़ा जबरदस्त है। भारद्वाज ऋषि जो रहे हैं, इनका भी बड़ा अच्छा इतिहास है। बहुत मतलब कई सारे ग्रंथों में भारद्वाज ऋषि किसने बोला? भारद्वाज को बोला? अच्छा, इनका माधुरी जी का भारद्वाज ऋषि। माधुरी। हाँ हाँ हाँ। भारद्वाज ऋषि की भी कहानियां बड़ी यूनिक यूनिक है। उपमन्यु की भी कहानियां, मतलब ये लोग अपने ऋषियों की कहानियां अगर आप लोग सर्च करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा। भारद्वाज ऋषि और मार्कंडे लोग, ये लोग ना, इनकी कहानियां आपस में मतलब एज अ फ्रेंडशिप जोन में माने जाते थे। और उपमन्यु की भी कहानी कुछ ऐसी रही है। उपमन्यु और ऐतरेय, उपमन्यु का तो एक उपनिषद भी है जो बड़ा मतलब फेमस माना है। पढ़िए, अपने ऋषियों के बारे में पढ़िए, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर किसका डीएनए है, कौन से जीन्स से हैं आप, किस जीनोम्स को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप उसको आसानी से लेके आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कश्यप ऋषि का कोई तोड़ तोड़ नहीं है इस मामले में। वो अलग ही थे, है ना। चलिए, और भी बातचीत की कक्षा समाप्त की जाए। चलिए ठीक है फिर। बृहस्पति ऋषि और भारद्वाज, ये लोग फ्रेंड्स थे। चलिए, बहरहाल किसी दिन सुनाता हूँ मैं आप लोग को इनकी कहानी, सबके ऋषियों की कहानी। तुम्हें पता है पल्लवी, तुम्हारा गोत्र कौन सा है? नहीं पता? पूछना अपने पापा से हम लोग कौन सर से। मेरा शायद काने कुब्ज है, मुझे भी कंफर्म कान्य नहीं कुब्ज है। गोत्र नहीं होता, कान्य कुब्ज तो ब्राह्मण सर होता कुछ, हाँ। हाँ, मतलब कुछ तो है, मुझे पता है। नहीं। गोत्र गोत्र ऋषि का नाम होगा, ऋषि पूछिएगा, ऋषि सर शी। थोड़ा साउंड थेरेपी के बारे में बताइएगा, है उसमें क्या है साउंड तो। थेरेपी का तो कोर्स ही लॉन्च कर रहे हैं ना हम लोग दिसंबर में। सर क्या क्या करवाएंगे उसमें, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? मैंने कभी कुछ आपकी ऐसा नहीं किया, बट आई आपकी वुड लाइक टू। रिक्वायरमेंट है सिर्फ, आप वो बाउल खरीद लीजिए। आप खरीदेंगी तो 40,000 का मिलेगा, हम खरीदवा देंगे आपको, बता। या हमारे नाम से खरीदेंगी तो वो आपको 10-12 हजार रुपये में मिल जाएगा, 15 हजार में मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। कहाँ से की? ये बॉल। प्रोडक्ट, बाउल बाउल बाउल। बॉल, अच्छा बॉल, वो बॉल। हाँ। ओह, तो सर वो मतलब कोर्स करने के लिए उसकी मेरी रिक्वायरमेंट है? मेरी एक दोस्त है ब्रिटेन में, मतलब यूके की ही है वो। तो वो हम लोग साथ में एक प्रोजेक्ट में थे, कई सारे लोग थे। तो जब भी उसको बताना होता था ना कि बाउल में मतलब खाने के लिए, सर को ले आओ, बाउल बाउल। मैं वही अभी बोल रहा था, बाउल बॉल बॉल बोलते हैं, बाउल बाउल इंडियन इंग्लिश में बाउल बोलते हैं। हाँ, वो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो बाउल। और जो टीचर तो आएंगे, सर अगर वो नहीं है तो कोर्स करने का कोई नहीं फायदा ही नहीं कोर्स है अगर ऐसा वो नहीं नहीं। है, वो सीख लेंगे बाद में, जब खरीदिएगा तो प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। ये वैसी हो गया कि तो जैसे बंदूक सर सीख रहे हैं लेकिन बंदूक नहीं है। इस पे नहीं काम देगा, इस पे लास्ट से। आवाज नहीं निकलेगी ना इससे। आवाज निकलती है। एक एक ओके तो टीचर है, उनसे टाइम मैंने ले रखा है, नेपाल के टीचर है, अच्छे टीचर है, साउंड हीलर है। तो वो आप लोग की सहायता करेंगे, वो आएंगे जब, मैं देखता हूँ कब आते हैं वो। तो काफी सारे लोग हैं इसमें, इस कोर्स में अपने आप को एनरोल कराने के लिए। अब जैसे ही वो टीचर अवेलेबल होंगे मैं तुरंत बता दूंगा आपको, तो बाउल सीखेगा वो बहुत सर, अच्छा। हाँ। सर ये सर प्लीज ये बताइए कि उसकी आगे मतलब उसकी कुछ फायदा होगा? इज इट वर्थ? तो मुझे इंडिया से बाउल मंगाओ। बाउल देखिए, कोई व्यक्ति जो 2 चीजों से परेशान है, जिसका आवरा क्लीन नहीं रहता है, आवरा,
मतलब चक्र जिसका क्लीन है, उसके लिए बाउल इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और कोई व्यक्ति जो एक्सेस मेंटल डिसऑर्डर में है, स्ट्रेस और टेंशन तनाव और अनिद्रा अवसाद, उसके लिए बाउल ही है एकमात्र रास्ता। दूसरा रास्ता योगा आसन नहीं है। वहां पे अगर आप उससे योग कराएंगे तो वो खिन्न हो जाएगा, चिढ़ जाएगा, आपसे चिड़ा चिड़ा सा रहेगा। तो आसन वहां काम नहीं करेगा, वहां बाउल ये मेडिटेशन ही कार्य करता है, जिसमें उसको सिर्फ सर आप सुला दीजिए और सुला के बाउल चला दीजिए। दुबई में तो मैंने खूब काम किया ये। दुबई में मैंने एक एक व्यक्ति को सुलाया, 3.5 घंटे वो सोए ही रह गए ग्राउंड पे। वो फोटो भी है मेरे पास आज। 3.5 घंटे लिटरली। बुर्ज खलीफा जो है एमआर ग्रुप, उसके सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अकेले, बहुत बड़ी हस्ती, दुबई में बहुत बड़ा सा आलीशान महल जैसा घर बना रखा है उनको। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग उस जगह पे योगा किए जहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता है दुबई, मतलब बिल्कुल बुर्ज खलीफा के नीचे लेके गए सर, आज यही करता है। तो कहने का मतलब ये है कि बाउल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, उस काम करेगा आप लोग। और दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल टू द पॉइंट वाले टीचर हैं। जितने लोग होंगे उतना ही सस्ता कोर्स। हमें उन्हें 30,000 रुपये पेमेंट करना है टीचर को, जो टीचर आने वाले हैं, 30,000 फॉर 10 days। उनका सीधा है, देखो मैं तो सस्ते में अवेलेबल हूँ, मेरे को चाहे 500 रुपये तो 10 दिन पढ़ाओ, नो वरी। लेकिन जो बाहर आता है, जैसे अंकुर भाई आए थे तो उनको 20,000 चाहिए था, तो 20,000 25,000 जो भी हम उन्हें दे देते हैं एटलीस्ट। तो ऐसे अलग अलग टीचर्स। सर कहाँ कहाँ से खरीदें यहाँ तक पहुंचाने के लिए, कहाँ यहाँ से? दिल्ली से खरीद के और आपको फिर वो भेजा जाए इथोपिया, क्योंकि दिल्ली में ही बनता है, ठीक है। बंगाल में बनता है, बंगाल से दिल्ली आता है, और उसमें 2-3 तरीके होते हैं। फुल मून जो है वो 25,000 का मिलेगा, नॉन फुल मून जो है वो 20,000 का मिलेगा, 15-20,000 रुपए का। अगर मतलब आप हमारे नाम से जाते हैं तो। और डायरेक्ट जाते हैं तो किसी हाल में 40,000 से कम नहीं मिलेगा, 35 से 40,000 किसी हाल में। सर कौन सा लेना चाहिए, फुल मून, हाफ मून? मुझे तो ये भी नहीं पता है अगर कुछ ये। एनर्जी 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 फ्यूजन पे कार्य करना है तो फुल मून ठीक है। एनर्जी फ्यूजन पे कार्य नहीं करना है तो नॉन फुल मून ठीक है। उस पर सिर्फ एक सिग्नेचर बना रहता है फुल मून वाला जो है ना। वो बुद्धिस्ट मेडिटेशन जब करते हैं तो फुल मून की आवश्यकता पड़ती है। शुरुआत में बेसिक वाले में फुल मून की आपको आवश्यकता नहीं है। फुल शुरुआत में सस्ता चीज खरीद के पहले साउंड से आवाज निकालना सीखिए। अभी मेरे पास रखा हुआ है, मेरे इसमें नीचे रखा हुआ है, मैं आपको सुनाऊंगा कि उसमें कैसे आता है। फिर उसमें म्यूजिक सीखते हैं, ध्वनिया सीखते हैं, कौन सी ध्वनि, थोड़ा सिंगिंग का आइडिया रहना चाहिए कैसे है। अगर आप सिंगिंग नहीं जानते हैं तो आपको बोलने का आइडिया रहना चाहिए। वाणी में आपकी प्रखरता कैसे है, ये सब सीखना होता है। कैसे इसमें ऊर्जा आती है, कैसे डेवलप करते हैं आपकी ऊर्जा, ताकि आप बोलें कोई चीज़ तो वो संभव हो जाए, वो ठीक हो जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें, बेसिक बेसिक चीज़ें, तो उसमें आपको करें। ठीक है। ठीक। चलिए, बड़ा लंबा समय कब लिया से? आज। सर ये लॉन्च कब कब हो रहा है, ये कब से स्टार्ट? अब टीचर देखें अवेलेबल, हम। उन्होंने अपना डेट दे दिया, मैंने उनके दिमाग में डाल रखा है कि आप पढ़ाओ। अभी 3 कोर्स मुझे पढ़वाना है अपने सारे बच्चों को। एक है न्यूरो साइंस का, एक है क्रिप्टो थेरेपी, क्रिप्टो वाले जो ये तोड़ते मरोड़ते रहते हैं, हड्डी पकड़ के खट खट आवाज आती है ना, सुना आपने क्रिप्टो वाले को? तो यस। क्रिप्टो वाले जो है यस। उनको मैंने बोल रखा है। एक है न्यूरो साइंटिस्ट है, उनको बोल रखा है, न्यूरो नेचुरो न्यूरो करके है कुछ, और एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थेरेपी है। 3 थेरेपीज जो है वो बिल्कुल नई थेरेपीज हैं, अभी कोई सीखा नहीं है, तो ये आपकी स्किल्स को बढ़ा देगा। और एक चौथा ये साउंड है, तो ये चारों को बोल रखा है। सबसे पहले साउंड का ही कोर्स कराएंगे, जैसे ही वो अवेलेबल हुए, जैसे ही उन्होंने डेट दी, तो फिर मैं देखूंगा कितने बच्चे हैं, मैं स्टेटस लगा दूंगा, जितने भी बच्चे होंगे अगर वो ज्वाइन करते हैं, तो अगर सपोज के 10 बच्चे हो जाएंगे तो पर हेड 3,000 आएगा। अगर 5 बच्चे हुए तो 6,000 होगा। वही 30 बच्चे हो गए तो 1,000 रुपये हो जाएगा पर हेड। तो वो डिपेंड करेगा कि कितने लोग हो जाते हैं, हमें 30,000 उनको देना है। ठीक है, बस ये है। बाकी जूम उनका, बाकी सारी चीज उनकी। सर आप ही करा दीजिए ना, छः नहीं छः नहीं, मैं हजार, पाँच पाँच जिस हजार जिस चीज पे नहीं। मैं एक्सपर्ट हूँ मैं वही पढ़ाऊंगा ना। एनाटॉमी आप मेरे से सुबह से लेके रात दोपहर दिन हमेशा बोल दो, दर्शन बोल दो, दर्शन में कई 100 साल पढ़ा सकता हूँ जब तक मैं जिंदा रहूँ। लेकिन उन चीजों में जिसमें कोई, अब अपना मैं सुर लगाऊंगा, सा का निकलेगा गा तो ऐसा नहीं है ना, बेसुरा हूं ना मैं, सुर नहीं है मेरे पास गले में। माता सरस्वती सिर्फ मौखिक रूप से बढ़िया काम करती हैं। दैट मीन्स आई एम अ गुड ओरेटर, आई एम गुड स्पीकर, बट नॉट अ गुड म्यूजिशियन ना, अच्छा सिंगर नहीं हूँ मैं। उसके लिए सिंगर होना बहुत जरूरी है। वाणी आप सुने, अब जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं वो फोन पे हेलो बोलते हैं, तो मैं मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उनकी आवाज में कितना गांभीर्य है। ठीक है, अलग है ऊर्जा। तो ऐसे अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग ऊर्जा होती है। अब मैं बोलूंगा सारे गा तो वो निकलेगा कहीं और। टेम्पररी काम नहीं करते, कोई भी काम ऐसा कीजिए कि जिसका नाम, अब आज तक आप सोचिए, सन 2011 से मैं पढ़ा रहा हूँ और आज तक मेरे विरुद्ध एक भी छात्र नहीं खड़ा हुआ, कभी भी।
और मैं ऐसे किसी टीचर को नहीं जानता हूँ जिसके विरुद्ध लोग ना, जो लोग मेरे से, जिनका आइडिया मेरे से मैच नहीं करता, वो पीठ पीछे बुराई करना, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, वो जाने। लेकिन सामने से अभी तक कभी मैंने नहीं सुना कि कोई आके कहे कि आपने गलती की, ठगा, बेवकूफी की, या ऐसा, ये सब काम नहीं करते। तो कोशिश ऐसी रखिए कि आप भी, आपका भी दामन बिना दाग का रहे हमेशा। एटलीस्ट सामने, पीठ पीछे तो लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, जरूरत पड़े तो लोग धर्म भी बदल देते हैं, है ना, भगवान। और ये भगवान जो असीम ऊर्जा का सोर्स है, वो किसी गरीब का पेट भर जाए इसके लिए कौड़ियों के दाम पे फुटपाथ पे भी बिकने को तैयार है कि नहीं? मूर्तियां क्या है, मूर्तियां ऐसी तो हैं, भगवान की कितनी शक्ति है, लेकिन किसी का पेट भर जाए इसके लिए वो रोड पे भी बिक जाते हैं कि चलो। आज गणेश भगवान का है, अभी गणेश भगवान को देखिए, किसने शुरू किया गणेश भगवान की पूजा इतनी ज्यादा, जानते हैं आप? फॉलो तो करते हो गणेश भगवान, गणेश भगवान, ये बताओ किसने शुरू की पूजा? बाल तो शिव गंगाधर, जी ने। बाल गंगाधर तिलक ने। अभी शुरू हुई है, 100-150 साल पहले महाराष्ट्र में। विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक दोनों लोग फ्रेंड्स थे, एक ही एज ग्रुप के थे। तो विवेकानंद तो भगवा वाले हो गए, स्पिरिचुअल हो गए। बाल गंगाधर तिलक बड़े विद्वान आदमी थे, तो उन्होंने दर्शन वगैरह पे किताबें लिखी, और फिर उन्होंने गणेश पूजा और शिवाजी की आराधना, शिवाजी कितने इतने पॉपुलर हो गए, शिवाजी को पॉपुलर करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने, उसके बाद धीरे धीरे फिर तो पिजन क्रियोल बनता चला गया। अब आजकल तो नोएडा में भी खूब बिकती हैं, इनके घर के, दीक्षित जी के घर के पास जाके देखिए, पूरी लाइन लगी होगी इस समय, है ना। नोएडा का सबसे बड़ा हब वहीं लगा रहता है, खूब सारे गणेश भगवान है, विभिन्न प्रकार के गणेश भगवान, है ना। तो फिर उसके बाद थोड़े समय बाद सब गणेश भगवान देखूंगा मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़े हुए मिलेंगे बेचारे मुझे कराहते हुए, कह रहे ये बड़ी दिक्कत है ना, पीपल के पेड़ के नीचे ले आके छोड़ के लोग चले जाते हैं वो। सर इससे अच्छा तो वो मिट्टी का खुद से बना ले अपना, इससे और अच्छा फिर मत उसको रखो, प्लांट इससे अच्छा करके मत रखो। प्लांटिंग कर दे अपना। मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा मत रखो, लैपटॉप में गणेश भगवान की फोटो निकालिए, उनको प्रणाम कीजिए, जय हिंद जय भारत। या मेरे जैसा परमानेंट शिव जी की जो, देखिए शिवलिंग मेरे सामने ही रहती है हमेशा, पीतल का लाइए, आप रखिए, आपके आपके पुत्र भी रखे हैं, उनके भी सर फोटो। बनाते तो हैं, उसके बाद फिर डुबा भी देते हैं फिर हाँ, उनको, ये शास्त्रीय विधि नहीं है। अभी सर इन्होंने तो डुबा देते हैं फिर बहुत आपने इजी है। तो भेजा माधुरी जी ग्रुप में, क्या भेजा कि गणेश जी को कभी विदा नहीं करना चाहिए, हाँ, जी। विघ्न कौन करेगा, हाँ, ठीक, ऐसे भेजा कीजिए आप, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भेजते रहती हैं आप। ठीक है, चलिए शांति पाठ करते हैं, 1 बज गया, हम लोग 2 घंटे क्लास कर गए। आइए शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्यासु, ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। हाथ रख कीजिए, आंखों पे लगा लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मुलाकात होगी वापस, डीप टू डीप डाइव करेंगे, मिलेगा तो जो मिल जाए ठीक है, नहीं मिलेगा तो ऊपर तो है कि नहीं? इससे परेशान मत होइए कि हम लोग ज्यादा डीप डाइव करते हैं, डाइव डीप। इफ यू फाउंड रिबल, क्या उसको बोलते हैं, मोती, इफ यू फाउंड दैट दैट इज ओके, इफ यू डोंट फाउंड देन कुछ तो मिलेगा, गहराई तो पता चलेगी एटलीस्ट कि गहरा कितना है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए, थैंक यू सो मच।